नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 8 मई को एग्ज़ाम था बीपीएससी का। अब वो कैंसिल हो चुका है। मतलब आप लोग जो एग्ज़ाम दिए वो कैंसिल हो गया। कितनी शर्म की बात है। चलिए छोड़िए, इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे बात कर ही रहे हैं। हम क्यों बात करें, इस पर टाइम वेस्ट करें। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा यहाँ पे, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, पर मैं आपको एक जो कृष्ण की कही हुई बातें हैं मैं उस बात को याद दिलाऊंगा। बस थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट आप कर लूँगा समय, बाकी हम लोग ये चालू करेंगे। ये देखिए क्या मैं चालू करूँगा वो मैं पहले बता देता हूँ कि सीएमई पटना के द्वारा जो बिहार करंट अफेयर्स के लिए, इसमें बिहार स्पेशल चूँकि सारे विषय पे कवर किया गया है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने सारे बिहार स्पेशल से आए हैं सबको कवर किया गया है। लगभग 47 पेज में है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग सीडीपीओ से पहले ख़त्म करेंगे, जो कि आपको सीडीपीओ में भी इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ जो 66 जो 7th का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जो कैंसिल हो गया है, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। कृष्ण ने कहा था कर्ण से। किन्होंने कहा था? कृष्ण भगवान ने कहा था, वासुदेव ने कहा था कर्ण से। क्या कहा था दोस्तों? जब धर्म के संबंध में, मतलब क्या धर्म होता है, कुछ ज्ञान दीजिए, जब ये कर्ण पूछते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण ने कहा था, समझाया था बहुत ही प्यार से, जो मैं आप लोग को समझाता हूँ अपनी भाषा में। उन्होंने बताया कि जो नदी का मार्ग होता है, मतलब नदी, जब नदी अपने रास्ते से जाता होता है तो नदी का जो पानी देखते हैं वो कितना सरल होता है। आप उसमें उंगली डालिएगा तो उंगली चला जाएगा, आप उसको हाथ में उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसके रास्ता को अब अवरुद्ध कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही, मतलब उसमें क्या, उंगली डालिएगा तो उंगली चला जाएगा, बहुत ही सरल होता है। और उसको रोकने के लिए पर्वत, पहाड़, जंगल, झरने सब होते हैं ताकि उस पानी को रोके। लेकिन पानी जो है फिर भी बहते हुए सागर तक जाकर मिल ही जाता है। तो आप क्या कहिएगा इस चीज़ को? जबकि उसको रोकने के लिए चट्टान, पहाड़ सब रोके हुए हैं, लेकिन चट्टान भी टूट जाते हैं उसकी सरलता के सामने, और वो पानी जाकर सागर में जाकर मिल जाता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? पहाड़ की दुर्बलता या सागर की बलवानता? माने सागर बलवान हुआ या पहाड़ दुर्बल हुआ? नहीं, ये दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है, बल्कि ये बात सच है कि वो जो नदी का पानी है उसकी नियति ही है। उसकी नियति है सागर से मिलना, तो वो सागर से मिलेगा। उस नदी की पानी की तरह भी हम स्टूडेंट्स भी एक तरीके का नदी का पानी है। हम लोगों की अगर नियति है कि बीपीएससी कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। इसमें ना तो बीपी कोई सेटर्स जो इतने क्वेश्चन को वायरल कर देते हैं वो भी नहीं रोक पाएंगे, और ना ही खुद बीपीएससी। इसलिए हम लोग पानी की तरह सरल रहें और पढ़ाई करते रहें। हम लोग की नियति होगा तो मिलेगा ही, हम लोग अपने कर्म पे भरोसा करें। ठीक है? तो मैं आपको केवल यही बात बता रहा हूँ, ना तो सागर दोस्तों बलवान है और ना ही पहाड़ कमज़ोर है, बल्कि ये जो नदी का पानी है उसकी नियति है सागर तक पहुंचना। हम लोग को नियति है जॉब अच्छे से पाना, एक अच्छा ऑफिसर बनना, और फिर अच्छे से काम करना। तो चलिए इसी बात से हम लोग अब चालू करते हैं इस सेट को। अब थोड़ी बात बहुत, अगर मैं समझाने में कुछ सक्षम हुआ हूँ तो इसके लिए बहुत बहुत अच्छा आभार दूंगा आप लोग का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो सीएमई पटना के द्वारा निकाला गया है, आप लोग को ये पता होगा कि रिपूटेड कोचिंग संस्थान है पटना का, तो उनके द्वारा निकाला गया है बिहार स्पेशल। तो मैं उसमें से सबसे पहले मैं आप लोग को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 2021-22 के लिए बताता हूँ। आप लोग को पता होगा, कल के पेपर में भी देख ही लिए होंगे, 8 मई के पेपर में, कि उसमें से बहुत ही पुराने डेटा पूछे गए हैं। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए हम 2020 इकोनॉमिक सर्विस और 2021-22 का भी इकोनॉमिक सर्वे हम लोग देखते चलेंगे और अच्छे से याद करते चलेंगे। तो हमारा फोकस होगा सिर्फ याद करने पर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पहले मैं 15वां आर्थिक सर्वेक्षण बता दूं, इसके बाद ऐसे ही आपको 2021-22 का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। तो अब ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल कहाँ से पूछेगा दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसका कोई हद नहीं है। पता नहीं बीपीएससी अपनी गरिमा क्यों इतना खोते जा रहा है, पता नहीं चल रहा उसकी क्या मतलब स्टेटस है, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही से पूछा जाएगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 हुआ था वो कितने नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था? तो बताएंगे 15वां।
अगर पूछे जाए कि इस साल जो 2021-22 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है वो कितने नंबर का हुआ है, तो 16वां हुआ है। तो याद रखिएगा ना, जो पुराना डेटा होगा आर्थिक सर्वेक्षण का वो 15वां नंबर का है आर्थिक सर्वेक्षण, और जो ये जो नया डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का जो कि 2021-22 का है वो 16वां है। जब 15वां पेश किया गया था 2020-21 में, तो वो डेट था दोस्तों 19 फरवरी 2021, और जो नया वाला मतलब कि जो अथी किया गया है, पब्लिश किया गया है, वो है 25 फरवरी 2022। तो आप दो डेट याद रख लेंगे, 15वां आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 वाला 19 फरवरी को हुआ, और 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में 25 फरवरी को हुआ, 25 फरवरी को किया। और दोनों में ही वित्त मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, जो तारकिशोर प्रसाद ने पेश किए। तो आप याद रखेंगे ना कि तारकिशोर प्रसाद ने मतलब ये पेश किए थे आर्थिक सर्वेक्षण। तो लगातार 2 सालों से तारकिशोर प्रसाद ही कर रहे हैं, 19 फरवरी को 2020-21 वाला पुराना वाला, और 25 फरवरी को नया वाला, मतलब 19 फरवरी 25 फरवरी, 19 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2022। अब दोस्तों देखिए, जो पुराना वाला आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें 13 अध्याय को सम्मिलित किया गया था। कितने अध्याय को सम्मिलित किया गया था दोस्तों? 13 अध्याय को। अब देखिए, एक नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था वो 2006 से 2007 के बीच में हुआ था। कहने का मतलब ये 15वां जो देख रहे हैं, ये 16वां जो देख रहे हैं, ये कब से 15वां 16वां हो रहा है। जैसे इस साल जो 2021-22 का जो डेटा प्रस्तुत किया गया, तो वो 2006-7 से चला आ रहा है, मतलब कि 2006-7 में जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था वो पहला था। इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को 2020-21 का डेटा याद कराऊँ तो बहुत पहुँच होगा। तो चलिए 2020 में याद करिए कि आर्थिक विकास दर 2019-20 का 10.5 रहा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा मैं अभी आपको याद करवा रहा हूँ 2020-21 का सर्वे का। उस वक्त उसके प्रीवियस ईयर का डेटा जब इन्होंने 2021 में ये प्रस्तुत किया, तो ये 2019-20 का डेटा है ये, और वो उस वक्त जो जीडीपी ग्रोथ हुआ था, आर्थिक विकास दर, वो था 10.5%। कितना था दोस्तों? 10.5%। अब देखिए, जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना रहा था? तो जो जीएसडीपी होता है दोस्तों, कहीं भी सेंट्रल में हो या चाहे स्टेट में हो, दो तरीके से फाइंड किया जाता है, एक वर्तमान कीमत पर और एक स्थिर कीमत पर। कितने कीमत पे? एक वर्तमान कीमत पे, एक स्थिर कीमत पे। आप सोच रहे होंगे कि ये वर्तमान कीमत क्या है और स्थिर कीमत क्या है। तो वर्तमान कीमत वो होता है दोस्तों, जैसे पिछले साल में हमने कितना कमाया और इस साल कितना कमाया, मैंने पिछले साल क्या काम किया और इस साल क्या क्या काम किया, इसकी तुलना वर्तमान कीमत पे होता है। और स्थिर कीमत वो होता है, एक बेस ईयर हम लोग मान लेते हैं। जैसे कोई साल अच्छा से काम हुआ होगा अपने रैंडमली, ऐसा इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सारे जो पॉलिसी मेकर होते हैं ना, तो बैठ के इकट्ठा करके मीटिंग करके वो एक बेस ईयर ढूंढ लेते हैं कि अब हम लोग ना इस साल को मानेंगे क्योंकि इस साल हमको पैदावार अच्छा हुआ है। जैसे आप सोचते हो ना कि जैसे आप अपने घर में कुछ प्रोग्राम बनाते होंगे, जैसे आपके घर में 2 4 5 भाई बहन हों, चचेरा मेरा जो भी हों, और तो फिर आप सोचते हो कि अच्छा ये भैया की शादी बहुत अच्छा हुआ था, ये भैया का शादी खराब हुआ होगा, तो आप कंपेयर करने लगते होंगे कि हाँ ये शादी ऐसा नहीं हुआ था जैसे मेरे भैया का शादी हुआ था। आप लोग ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ये बेस ईयर वैसा ही है कि 2011-12 माना गया। ये सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 बताइए। सब चीज़ में बेस ईयर 2011-12, मतलब ये हुआ कहने का मतलब कि जैसे कुछ भी हुआ। जैसे अब हम लोग इस साल का इकोनॉमिक मतलब सर्वे प्रस्तुत किया गया, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे हाँ ये इतना हुआ है, 2011-12 में तो इतना हुआ था, इस साल इतना हुआ है। हम लोग ऐसे बात करेंगे। तो हम लोग इसकी तुलना पे करके जो निकालेंगे तो उसको स्थिर कीमत पर बोलेंगे। मतलब कि ये स्थिर कीमत हुआ और ये वर्तमान कीमत। वर्तमान कीमत मतलब रेगुलर चलने वाला, तो रेगुलर कीमत पे जो जीएसडीपी था बिहार का, वो था दोस्तों 6, ऐसे याद करिए, ऐसे याद करिएगा तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। 611,804, 611,804। कितना याद करेंगे जीएसडीपी वर्तमान कीमत पे? प्रीवियस मैंने हम लोग को 2 इकोनॉमिक सर्वे याद कर रहे हैं, एगो लेटेस्ट वाला एगो पुराना वाला। तो जो हम ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ओल्ड इकोनॉमिक सर्वे है वो है 2020-21 वाला। तो उसका 2020-21 वाला जो ओल्ड सर्वे है उसमें जो वर्तमान कीमत पे है जीएसडीपी, वो है 611,804, 611,804।
804 कितना है दोस्तों? 611 804, 611 804 याद हो गया? बोलिए, 4-5 बार आप भी बोले, 4-5 बार हम भी बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। 611 804 ये वर्तमान कीमत पे हो गया जीएसडीपी। और स्थिर कीमत पे मतलब कि जो बेस ईयर माने हैं उस वक्त से लेके आज तक 414 997, 414 997, 414 997 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो जीएसडीपी वर्तमान कीमत पे कितना हो गया? 611 804, 611 804। और स्थिर कीमत पे कितना हो गया? तो 414 और 997 करोड़, 414 और 997 करोड़, 414 और 997 करोड़ याद हो गया? अब देखिए, ऐसे ही एनएसडीपी होता है। हमने ठीक फिर वही स्थिर कीमत बने बेस ईयर से। और वर्तमान कीमत मतलब हो गया रेगुलर, माने पिछले साल, जस्ट हम लोग जिस ईयर में हैं उसके पिछले साल क्या हुआ था। और स्थिर कीमत क्या होता है? हम लोग उस साल से कंपेयर करेंगे जिस साल हम लोग के यहाँ अच्छा भला दिन आए थे। तो हम 2011-12 पर कैलकुलेट करेंगे और वर्तमान कीमत पे। तो जो एनएसडीपी है हमारे बिहार का वर्तमान कीमत पे वो है 562 और 710, 562 710। इसको पढ़ने को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5,62,710, पर ये थोड़ा टफ है। आप ऐसे याद रख लीजिए बिल्कुल पिन कोड की तरह, 562 710। आप लोग को घर के पिन कोड याद होगा, जैसे 801 201 301 करके इस तरीके से याद कर लीजिए। 8,26,000 8,000 इस तरीके से होता है ना पिन कोड, बिल्कुल आप वैसे याद करिए। जीएसडीपी कितना है दोस्तों? जीएसडीपी कितना हुआ? 611,804। फिर कोई पूछे स्थिर कीमत पे कितना हो गया? 414,997, 414,997, 414,997। कोई पूछे एनएसडीपी वर्तमान कीमत पे कितना हुआ? तो 562,710, 562,710, 562,710। अगर कोई पूछे स्थिर कीमत पे बताइए तो 377,276, 377,276, 377,276, 377,276 हुआ याद? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ। अब शुरू डेटा याद करने में कठिनाई होगा, फिर आदत लग जाएगा। तो बताइए जीएसडीपी पुराने वाले जो सर्वे है उसका जीएसडीपी वर्तमान कीमत पे कितना है? तो बताइएगा 611,804। बताइए स्थिर कीमत पे 414,997। बताइए एनएसडीपी वर्तमान कीमत पे 562,710 करोड़, 562,710 करोड़। कोई पूछे स्थिर कीमत पे एनएसडीपी बताइए तो 377,276, 377,276, 377,276, 377,276। अब आगे आ जाइए। अब देखिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। देखिए ये क्या है? ये जो सकल है ये होगा जीएसडीपी पे प्रति व्यक्ति। ये किस पे होगा? जीएसडीपी पे, जीएसडीपी पे होगा। मतलब एक होगा एनएसडीपी पे, ये वाला जो है एनएसडीपी पे प्रति व्यक्ति। तो जो जीएसडीपी पे वर्तमान कीमत पे होगा वो 50,735। उसका प्रति व्यक्ति कितना होगा जीएसडीपी पे दोस्तों? तो 50,735, 50,735, 50,735। स्थिर कीमत पे कितना होगा? तो 34,413, 34,413 जीएसडीपी पर प्रति। जीएसडीपी में दो चीज़, एक वर्तमान कीमत, एक स्थिर कीमत। वर्तमान कीमत पे प्रति व्यक्ति कितना हो जाएगा? तो 50,735। स्थिर कीमत पे कितना हो जाएगा जीएसडीपी? तो 34,413, 34,413। अब देखिए एनएसडीपी पे प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगा? वर्तमान कीमत पे लिखा डेटा है अनअवेलेबल है। स्थिर कीमत पे 31,287, 31,287। माने एनएसडी पे प्रति व्यक्ति स्थिर कीमत पे माने बेस ईयर वाला कितना? तो 31,287। जीएसडीपी में पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति वर्तमान कीमत पे कितना? 50,735, 34,417 स्थिर कीमत पे। चलिए इतना डेटा आप लोग को याद हो गया होगा। अब आप लोग को बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। देखिए हमारे जो बिहार राज्य है उसमें अर्थव्यवस्था है, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र में ना 19.5% का योगदान है, और द्वितीयक में ना 20.3% का योगदान है, और तृतीयक में यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2%, लेकिन ये वाला सही है। क्यों सही है जो मैं बताता हूँ।
क्योंकि उस साल, जिस साल का ये इकोनॉमिक सर्वे निकाला गया था, जिस साल का ये रिपोर्ट दिया गया है, तो उस साल में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा था, इसलिए हमारे राज्य में टर्सरी सेक्टर का बिल्कुल ही योगदान नहीं था, तो केवल 0.2% ही योगदान था। तो प्राथमिक में कितना 19.5, और द्वितीयक में कितना 20.3, और तृतीयक में 0.2%। याद रखिए 19.5, 20.3 और 0.2%। और कुल खाद्यान्न उत्पादन उस साल कितना हुआ था, 2018-19 का डेटा है ये, 16.31 लाख टन। बिहार में 2018-19 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ, तो 16.31 लाख टन। देखिए 16 दूना 32 होता है, तो 16.32 होना था, लेकिन 32 नहीं 31, 16.31 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 2018-19 में। उस वक्त देखिए प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध व सबसे गरीब राज्य कौन से थे, मतलब कहाँ कौन से ज़िले के लोग के पास प्रति व्यक्ति मतलब हर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता था। तो ऐसे में पटना और शिवहर आप याद रखिएगा हर जगह पे, इवन जो नया वाला डेटा है उसके अनुसार भी पटना में क्यों होता है, क्योंकि पटना में लोग बहुत सारे लोग कमाने धमाने आते हैं और यहाँ उनको अच्छा पैसा इनकम हो जाता है, तो पटना हो जाएगा ज़्यादा प्रति व्यक्ति। पटना के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद फिर से पटना दिया है क्या, अच्छा फिर से पटना दिया है, अच्छा कोई बात नहीं। ये वाला डेटा जो देख रहे हैं ना, ये डेटा जो है ये नया वाला इधर होना चाहिए था एक्चुअली, जो यहाँ दे दिया गया, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। आप देखिए पटना बेगूसराय और शिवहर अररिया याद रख लीजिए। पटना बेगूसराय तो दोनों में ही आ जाएगा, इस नया वाला इकोनॉमिक सर्वे और पुराना वाला इकोनॉमिक सर्वे में, और शिवहर दोनों जगह आएगा, शिवहर अररिया दोनों एक ही, मतलब दोनों का एक ही आंसर होगा। तो आप बस अगर कोई पूछे प्रति व्यक्ति आए तो बस बोलिएगा कि पटना और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम शिवहर और अररिया। शिवहर अररिया बाढ़ क्षेत्र ग्रसित है, इसीलिए यहाँ दिक्कत होता है। और सकल राजकोषीय घाटा पूछे तो जीएसडीपी का 2% है, जीएसडीपी का 2% घाटा था सकल राजकोषीय घाटा। अब देखिए 2% याद हो गया ना, सकल राजकोषीय घाटा कितना था पुराने वाले इकोनॉमिक सर्वे में, तो जीएसडीपी का 2% सकल राजकोषीय घाटा। और प्रति व्यक्ति बिजली खपत अगर पूछे तो 2019-20 में 332 किलोवाट आवर, मतलब 332 किलोवाट पर आवर था, ये इतना यूनिट था। पौधारोपण कितना हुआ, तो 3.90 करोड़ रुपया हुआ पिछले इकोनॉमिक सर्वे में। पौधारोपण 3.90 करोड़, पौधारोपण कितना हुआ, तो 3.90 करोड़। बिजली बताइए 332 किलोवाट आवर पर यूनिट। अब दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा जल्दी याद करेंगे, क्योंकि आधा डेटा आपने इस साल याद किया। देखिए पिछला साल हम लोग कितना 2019-20 में किए थे, ग्रोथ हुआ था तो 10.5। इस साल हुआ है ग्रोथ 2020-21 में 2.50, अढ़ाई। कहाँ 10.5 और कहाँ अढ़ाई। हम लोग इस बार ग्रोथ कितना किए दोस्तों, 2.5%। इधर कितना 10.5%। तो बताइए जीएसडीपी वर्तमान कीमत पे पिछले साल कितना था, तो 611,804। इस बार देखिए 611 है ना, 6 से ही स्टार्ट होगा, तो 618, 630, 618, 630, 618, 630, इधर 611, 804, इधर 618, 630। आप दोनों डेटा को ना साथ में याद रखिए। देखिए याद करवाता हूँ, जीएसडीपी, ये किसका हम लोग याद कर रहे हैं, तो जीएसडीपी का वर्तमान कीमत पे पुराना डेटा 611,804, नया डेटा 618, 630, नया डेटा 618, 630, वर्तमान कीमत पे कितना जीएसडीपी, तो 611,804, और इधर नया वाला में 618, 630। हम लोग कितना ग्रोथ किया नया वाला में, 2.5%, पिछला वाला में 10.5%। स्थिर कीमत पे बताइए जीएसडीपी बेस ईयर 2011-12 मान के, तो पिछला बार हुआ था 414,997, 414,997, इस बार 419,880, 419,880, 419,880, इधर 414, इधर 419,880। पिछला बार कितना हुआ था, तो 414,997। इस बार देखिए इधर भी 999 है 2 गो, इधर 88 है 2 गो, और लास्ट में एक, मतलब कि ये दोनों रिपीटेड हो रहा है। तो हल्का सा माइंड में सेटअप करिए कि पुराने वाले में 414,997 था, इस बार 419 है, मैंने 5 बढ़ा है, और 880 है। अब देखिए जीएसडीपी कहाँ गया,
हाँ, जीएसडीपी तो याद कर लिए। अब एनएसडीपी याद रखिए। एनएसडीपी वर्तमान कीमत पे कितना था पिछले बार? तो वर्तमान कीमत पे पिछले बार था दोस्तों 562 710, 562 इधर देखिए 566 470 नया वाला है। एनएसडीपी वर्तमान कीमत पे ऊपर वाला याद करवाया था जीएसडीपी, अभी याद करवा रहा हूँ एनएसडीपी वर्तमान कीमत पे 562 710 और नया वाला वर्तमान कीमत पे 566 470, 566 470, 566 470। स्थिर कीमत पे कितना है एनएसडीपी? वो है 377 276, 377 276। इसमें 379 550, 379 550। इस साल जो नया वाला इकोनॉमिक सर्वे है जो कि 25 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया, उसमें एनएसडीपी स्थिर कीमत पे कितना है? तो 379 550 करोड़ रुपया, 379 550 करोड़ रुपया, 379 550 करोड़ रुपया, 379 550 करोड़ रुपया। पुराने वाले पे 377 276 करोड़, पुराने वाले पे 377 276 करोड़, पुराने वाले पे 377 276 करोड़। वर्तमान कीमत पे एनएसडीपी कितना था? तो 562 710, 562 710। नए कीमत पे वर्तमान कीमत पे नया इकोनॉमिक सर्वे में तो 566 470, 566 470। अब देखिए, अब प्रति व्यक्ति आय याद करवाते हैं। प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी पे कितना होगा? तो प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी पे कितना होगा? तो जरा देखिए 50,735 पुराने वाले में और 50,555 नए वाले पे। 50,735 पुराने वाले पे, 50,555 नए वाले पे। स्थिर कीमत पे कितना होगा? तो 34,413 और नए कीमत पे 34,314। पुराने वाले पे 34,413 और 34,314, 34,413 और नए वाले पे 34,314, 34,413 और 34,314। ये हो गया स्थिर कीमत पे। अब देखिए ये जीएसडीपी पे ये वाला पर मैंने बताया, एक वर्तमान कीमत पे और एक स्थिर कीमत पे। वर्तमान कीमत पे कितना होगा? 50,735 और नया वाला इकोनॉमिक सर्वे में 50,555। अगर इस साल पूछा जाए कि अभी कितना है प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी पे 2021-22 में, तो बताइएगा कि 50,555। और अगर पुराने वाले में पूछा जाए तो बताइएगा 50,735 और स्थिर कीमत पे पूछा जाए तो 34,413 और नए कीमत पे और नए वाले इकोनॉमिक सर्वे में तो 34,314, 34,300। देखिए 413 को उल्टा कर दिया गया है, 304 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे लास्ट में और बाकी 34 को 34, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा। 4 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे याद, यानी 34,413 तो यहाँ 34,314 हो गया। अब वर्तमान कीमत पे देखिए एनएसडीपी में प्रति व्यक्ति आय, एनएसडीपी में प्रति व्यक्ति आय, इसमें डेटा इनेबलेबल है लेकिन इसमें 46,292 रुपया है, करोड़ रुपया है। 46 सॉरी करोड़ नहीं, हज़ार में होगा। 46,292 रुपया प्रति व्यक्ति आया है एनएसडीपी पे वर्तमान कीमत पे, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है। पिछला ईयर इसमें था ही नहीं क्योंकि लोग कमाया ही नहीं था। तो 46,292 रुपया हम लोग हर व्यक्ति कमा रहे हैं एनएसडीपी में, शुद्ध वाला में। और स्थिर कीमत पे पिछले साल हम लोग कमाए थे 31,287, ये 2011-12 में कमाए थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 2011-12 वाला कि 31,287 और मैंने 2011-12 बेस ईयर मान के, और ये है 31,287 और 31,017 रुपया कमाए मतलब प्रति व्यक्ति आया था। और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो पिछले साल 19.5% था योगदान, इस साल हम लोग का 19.2% है। इसमें 20 क्षेत्र में था 3%, 20.3%, तो अभी इस साल है 19.5%। पिछले साल केवल 0.2% था, लेकिन इस साल 61.2% था। मेरे हिसाब से यहाँ पे 60.2 होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 3 8 2 10 के 0 बकेट में 1, 9 1 10 के 0 बकेट में 1, छोड़ दो 8, 1 9 1 10। हमको लग रहा है ये पक्का मतलब कि 60.02 आप याद रखेंगे। कितना आप याद रखेंगे दोस्तों? तो 60.2। पिछले साल जो तृतीयक सेक्टर में जो योगदान था वो था 60.02 और इस साल 61.2। देखिए 1% का इधर, क्योंकि इधर 1% का लॉस हुआ था ना यहाँ पे,
और यहाँ पे मैनेज। तो 19.5% प्राथमिक क्षेत्र में पिछला साल, इस साल 19.2, पिछले साल द्वितीयक क्षेत्रक में 20.3%, इस साल 19.5, पिछले साल तृतीयक क्षेत्र में 60.2, इस साल 61.2%। पिछले साल जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था तो वो हुआ था 16.31 लाख टन। इस साल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 2020-21 में, ये 2018-19 का में हुआ था 16.31 लाख टन, और ये जो रिपोर्ट आया है लेटेस्ट, इसमें है 17.95 लाख टन, मतलब 18 लाख टन में केवल 0.05 रुपया कम, 0 लाख टन कम, मतलब 17.95। यहाँ पे 16 का दुगना था और 1 कम, यहाँ पे 17 का 5, मतलब 17 गुना 5 मैंने 85 और 10 ज़्यादा, मैंने 17.95 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन इस साल हम लोग ज़्यादा किए हैं। चलिए, ये वाला तो आपको बता ही दिया प्रति व्यक्ति आय। बस याद रखिएगा कौन सा समृद्ध है, तो पटना बेगूसराय समृद्ध है और शिवहर अररिया सबसे खराब है। सकल राजकोषीय घाटा पिछले साल रहा था 2%, इस साल 3%, इस साल सकल राजकोषीय घाटा बढ़ गया है 3%। पिछला बार बिजली उत्पादन था 332 किलो वाट आवर पर यूनिट, माने प्रति व्यक्ति जो बिजली खपत था पिछले साल, पिछले इकोनॉमिक सर्वे में वो था 332 किलो वाट आवर पर यूनिट, लेकिन इस बार हम लोगों का है 350 किलो वाट प्रति व्यक्ति खर्चा होगा, 350 किलो वाट आवर पर यूनिट। और उत्पादन क्षमता इस बार ये वाला याद करिएगा लेटेस्ट 64 मेगावाट, क्योंकि जब भी ये वाला डेटा पूछेगा तो लेटेस्ट 64 उत्पादन क्षमता है बिजली का। और पिछले साल 3.90 करोड़ रुपया पौधे का रोपण हुआ था, 3.90 करोड़ पौधे का रोपण हुआ था। इस साल 3.92 करोड़ पौधे का रोपण किया गया है। इस साल पौधे का रोपण कितना किया गया दोस्तों, तो 3.92 करोड़ रुपया, 3.92 करोड़ रुपया पौधे का रोपण किया गया। और 3.92 करोड़ इस साल पौधे का रोपण किया गया, पिछले बार 3.90 करोड़ पौधे का रोपण किया गया। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ही ज़बरदस्त डेटा, जिसे आपको हर हालत में इसे याद रखना है। अब कुछ हम फैक्ट्स अब जो बच गए हैं इसमें, वो वाली बात याद कर देख लेते हैं कि क्या क्या है। कुछ अन्य तथ्य है, जैसे कि हम लोग ने 2020-21 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो साक्षरता की प्राप्ति था, हम लोग ने माना था कि 2030 तक साक्षरता हासिल कर लेंगे, 100% हासिल कर लेंगे, मतलब हम लोग हर एक इंसान को पढ़ा लिखा लेंगे 100%। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक। राजकीय पक्षी उत्सव जो है कलरव मनाया गया था पिछले साल, राजकीय पक्षी उत्सव मनाया गया कलरव, जो कहाँ मनाया गया दोस्तों, तो जमुई झाझा में स्थित। कलरव कहाँ मनाया गया, राजकीय पक्षी उत्सव कौन सा मनाया गया, तो कलरव कहाँ, तो नागानगटी पक्षी अभयारण्य। और ये नागानगटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जमुई। सुना देता हूँ, सुन लीजिए आप। नागानगटी पक्षी अभयारण्य कहाँ हुआ, तो जमुई झाझा में। और कौन सा पक्षी उत्सव मनाया गया राजकीय पक्षी, तो कलरव। अब कुछ और तथ्य देखिए, नागानगटी कहाँ है, तो जमुई में। अब 2021-22 वाला आप डेटा याद रखिए कि विभिन्न क्षेत्र के वृद्धि दर 2016-17 से 2020-21 तक देखिए विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या वृद्धि दर हुआ। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% का वृद्धि हुआ। प्राथमिक, ये देखिए विभिन्न क्षेत्र के वृद्धि दर 2016 से 17 और 2020 से 21 तक में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुआ। प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 2.3% के वृद्धि हुआ। और सेकेंडरी सेक्टर में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 4.8% का वृद्धि हुआ। प्राइमरी सेक्टर में कितना वृद्धि हुआ था, 2.3% का, और सेकेंडरी में 4.8 का, लगभग इसका डबल और एक ज़्यादा 4.6 आएगा ना, तो 2 ज़्यादा 0.2 ज़्यादा, तो इतना। और टर्शियरी सेक्टर में याद रखिएगा 8.5%, 8.5%। यहाँ भी देखिए लगभग दूसरा 2 का दुगना ये तो आ रहा है, और 3.85 आ रहा है, तो ये इसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो आप याद रखिएगा, हल्का सा दिमाग में तो आइडिया लग ही जाएगा ना कि वृद्धि हुआ था किसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। 2016 से 17, ये एक मैं जो लिख रहा हूँ देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, 2016-17 से लेके 2020-21 तक प्राइमरी सेक्टर में हम लोग डेवलप किया है 2.3%, और सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग डेवलप किए हैं इसका जस्ट डबल 4.8%। टर्शियरी में फिर इसका डबल, तो 8.5
8.5%, 8.5% इतना डेवलप हुआ है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। तो फिर बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि जो मुद्रास्फीति दर रहा, मुद्रास्फीति दर वो रहा 3.1%। तो नए वाले इकोनॉमिक सर्वे में मुद्रास्फीति दर कितना रहा, तो 3.1%। बोला गया कि सर्वाधिक जो वर्षा हुआ है किशनगंज में, और अरवल में सबसे कम वर्षा हुआ है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुआ दोस्तों, तो किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ, अरवल में। राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षण उद्योग लगाए गए। इथेनॉल का कौन सा उद्योग लगाया गया, तो इथेनॉल का, खाद्य प्रसंस्करण व नवीकरणीय ऊर्जा का, पहला इथेनॉल का, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण व नवीकरणीय ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए गए में विगत वर्षों की तुलना में 10 गुना निवेश हुआ है। अब देखिए बोला गया कि हम लोग मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, अब हमें मछली खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये भी बोला गया कि शहरीकरण 15.3% रहा। हम लोग इस साल मतलब इस नए वाले इकोनॉमिक सर्वे में शहरीकरण 15.3% हुआ है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना है और न्यूनतम मधुबनी पर सबसे सर्वाधिक कहाँ है, पटना, और न्यूनतम मधुबनी। अच्छा दोस्तों, आप जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो जरा कमेंट करिएगा कि जो CDPO का है नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम, वो आप लोगों को खासकर गर्ल्स के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बॉयज़ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स हमको पता है सारे लोग को होम सेंटर देगा अपने अपने जिला मुख्यालय में। लेकिन जो लोग बॉयज़ हैं उन लोग को बताइएगा ज़रा अपने कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और आप लोग का सेंटर कहाँ भेजा है। क्योंकि मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मतलब अगर बिहार का मैप देखते हो आप इस तरीके का, तो हम लगभग कुछ यहाँ पे हैं, और हमें भेजा गया है मधुबनी, सीधे यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर के पास। तो हम झारखंड के बॉर्डर के आसपास हैं और वो नेपाल के बॉर्डर के पास, मधुबनी मुझे भेज दिया गया है। यहाँ मधुबनी से मुझे याद आया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ज़रा आप लोग बताइएगा ज़रा, सारे बॉयज़ लोग जितने लोग हैं जो मेरे वीडियो को अभी देख रहे होंगे, तो वो लोग जो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट कहाँ के आप लोग हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का भेजा है। ज़रा मैं देखता हूँ कि क्या ये CDPO का भी कोई BPSC का कोई नया रणनीति है क्या, CDPO में कम कट ऑफ लाने का, या कुछ उन लोग का अपना होगा। ज़रा ये सब अब ज़रूरी हो गया है सोचना, क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ अभी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ 8 मई को, तो ये मेरा छपरा में एग्ज़ाम था, शंकर दयाल करके कुछ था कॉलेज। तो उसमें भी एग्ज़ाम हम लोगों को भी 12:30 बजे से ही स्टार्ट हुआ है, 12:25 की 20 के आसपास स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि 20 में हुआ था कि 25 में, लेकिन ऐसे ही हुआ है। तो ऐसे ही तो आरा में भी हुआ है। तो देखते हैं, आप लोग जरा बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण में आपको पता चल गया कि सर्वाधिक कहाँ है, पटना में, और न्यूनतम मधुबनी में। बिजली खपत सबसे ज़्यादा कौन किया, तो भाई जहाँ पैसा लोग जहाँ कमाएंगे ज़्यादा ही जो वहीं पर बिजली खपत होगा, तो पटना में। और सबसे कम शिवहर में हुआ खर्चा बिजली, और सबसे ज़्यादा पटना में। 2011 से 20 में देश में परिवहन भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि 40.4% रहा। कितना रहा दोस्तों, 40.4% रहा। 40.4% रहा। 2011-20 में देश में परिवहन भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि 40.4% रहा। नेक्स्ट पॉइंट, सड़क लंबाई में बिहार का तीसरा स्थान था दोस्तों। बिहार का सड़क लंबाई में तीसरा स्थान है, और जबकि पहला स्थान पे केरल है और दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल है। तो पहला स्थान पे कौन, केरल, दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पे बिहार। किस मामले में, तो सड़क लंबाई के मामले में। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई हमारे राज्य में नए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, क्योंकि ये सिर्फ नया वाला पूछेगा, पुराना वाला नहीं, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5947 है। 5947 किलोमीटर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर है हमारे राज्य में, तो 5947। सर्वाधिक कहाँ है, तो पटना में, और सबसे कम कहाँ है, तो शिवहर में। सबसे कम शिवहर, सबसे ज़्यादा पटना। राजकीय राजमार्ग माने स्टेट हाईवे कितना है, तो 3714। स्टेट हाईवे 3714। ये सितंबर 2021 तक का डेटा है। 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गए हैं दोस्तों। 2012 से अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। कृषि उत्पादन स्थान आप कुछ देख लेते हैं, बस ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे बिहार राज्य को 2012 से लेकर अब तक कितना कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो 5 बार। सॉरी,
कृषि उत्पादन स्थान अगर देखें तो मखाना लीची में हमारा राज्य प्रथम स्थान है। मखाना लीची का उत्पादन करने में बिहार टॉप है। जूट में सेकंड है। मक्का आलू में जूट में सेकंड, मक्का आलू में आम, मक्का आलू आम में तीसरा, और मछली उत्पादन करने में चौथा। मछली उत्पादन करने में चौथा, और चावल उत्पादन करने में सर्वाधिक उत्पादन बिहार में रोहतास है, और उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो पश्चिम चंपारण है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में करता है, किया है बिहार में, और उत्पादकता पश्चिमी चंपारण में। गेहूं के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं में किया है रोहतास, और उत्पादकता कहाँ है? बेगूसराय। गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है रोहतास, और उत्पादकता बेगूसराय। मक्का में देख लेते हैं, सर्वाधिक उत्पादन कटिहार किया है, और अररिया उत्पादक मानो उत्पादकता और उत्पादन से समझाता हूँ। उत्पादन का मतलब उस जिला ने सबसे ज़्यादा टन, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उत्पादन किया है कटिहार मक्का को। और उत्पादकता का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप की अररिया ज़िले का जो भूमि है वो ज़्यादा है फर्टाइल मक्का के लिए, ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए 1 हेक्टेयर की भूमि अररिया में है और 1 हेक्टेयर की भूमि कहाँ है? कटिहार में। ये देखिए 1 हेक्टेयर दोनों ही हैं, एक है कटिहार और एक है अररिया। तो जो 1 हेक्टेयर में यहाँ पे 5 किलो मक्का उत्पादन होता है, तो वहीं अररिया में 1 हेक्टेयर 1 एकड़ के ज़मीन पर लगभग 10 तो नहीं 7 माने 5 से ज़्यादा ही होगा, 7 केजी मक्का का उत्पादन होगा, ऐसा समझ सकते हैं। माने यहाँ की ज़मीन, अररिया की ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है कंपेयर टू यहाँ का, तो ये समझ लीजिए। दलहन के रूप में देखा जाए तो पटना, क्योंकि यहाँ गंगा के पास में बहुत ज़्यादा दलहन का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादकता माने फर्टाइल कहाँ की ज़मीन है? तो जहानाबाद की है। आलू में सर्वाधिक पटना, मछली में मधुबनी, मछली माँ से मधुबनी। फसल सघनता की बात करें तो फसल सघनता शिवहर में ज़्यादा है और सबसे कम गया में। फसल सघनता कहाँ है? शिवहर। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधे घंटे में मैंने केवल आपको इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म किया हूँ। अब आगे देखते हैं हम लोग, बिहार बजट के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार बजट 2021-22 और 2022-23 परीक्षा प्रायोगी स्मरणीय तक। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बहुत ही पुराने डेटा पूछे गए थे इस बार 67th में, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CDPO के लिए ये वाला होगा। लेकिन ये इसका भी मैं इसलिए बना दे रहा हूँ अभी कि जब आप 67th का मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट निकलेगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिलहाल ये वाला भी और दोनों ही देखते चलते हैं। देखिए जब बजट निकाला गया, आप बजट का मतलब तो समझते होंगे कि क्या होता है बजट, आप लोग समझते हैं ना कि बजट क्या है? हाँ, तो वही बजट जो आप समझ रहे हैं। तो देखिए सामान्य परिचय की बात करूँ बजट में, तो ये 22 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। कब? कौन सा? पिछले साल वाला 2021-2022 वाला बजट को 22 फरवरी को पेश किया गया था। और इस साल वाला नया वाला 2022-23 जो कि इंपॉर्टेंट आएगा 67th BPSC में, ये वाला CDPO में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होगा और ये वाला 67th में इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वाला 28 फरवरी को पेश किया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था। 6 सूत्रों को फोकस किया गया था, जिसमें कुल बजट का 41.16% आवंटन किया गया है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे किया गया है, और सर्वाधिक आवंटन 16.49 शिक्षा पे किया गया है, ठीक है। देखिए अब तक का सबसे बड़ा बजट था, ये जो 6 सूत्रों पर फोकस किया था, इसमें 6 सूत्र पर जो फोकस किया था उसमें जो खर्चा किया जाएगा 48.16% और किया जाएगा, और शिक्षा पे किया जाएगा 16.49%। उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग, संरचना और कल्याण, विभिन्न, यही वो 6 सूत्र हैं। कौन से 6 सूत्र हैं? तो स्वास्थ्य 1, शिक्षा 2 जिसपे 16.49 सबसे ज़्यादा, उद्योग 3, उद्योग एवं उद्योग में निवेश 3, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 4, आधार संरचना
5 कल्याण 6। तो टोटल ये छः चीज़ पे फोकस किया गया था, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे 16.49। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जब 2021-22 का यानी पिछला बजट आया था वो 22 फरवरी को पेश किया गया था। जो नया बजट आया है वो 28 फरवरी को फोकस किया गया, जिसमें छः सूत्र पे फोकस किया गया, जिसमें शिक्षा पे सबसे अधिक 16.49। और वो 6 सूत्र कौन है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि 6 सूत्र ऐसे याद रख लीजिएगा कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो गया, कि एग्रीकल्चर और इससे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हो गया, मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फिर आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और फिर कल्याण यानी वेलफेयर। तो ये 6 सूत्र आप याद रख लीजिएगा, यही 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो आप कैसे भी ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। वैसे देख लीजिए क्या ट्रिक बन सकता है यहाँ पे। HEIAIW क्या बनाइएगा, WIA कुछ है क्या, बनेगा क्या, नहीं बनेगा शायद। एक एनीवे आप लोग चेक कर लीजिएगा, बनने तो बना लीजिएगा। अब देखिए कुल व्यय में देख लीजिए क्या है व्यय रहा है। तो अगर पहले मैं ये वाला क्लियर कर लेता हूँ, ये वाला 2021-22 वाला क्लियर कर लेता हूँ, फिर 2022-23 में आएंगे। तो देखिए जो व्यय किया जाएगा गया था 2021-22 वाला बजट में, वो प्लान बनाया गया था कि 2,18,302.70 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था पिछला बजट में। कितना किया गया था दोस्तों, तो 218,302.70 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व व्यय खर्च करने की बात किया गया था 177,071.39 करोड़ रुपया राजस्व व्यय में खर्च किया जाता। और पूंजीगत व्यय में 41,231.13, ये 31.13 एक ही है, 31.31। तो 41,231.31 करोड़ रुपया पूंजीगत है व्यय पर खर्च किया जाएगा। तो टोटल व्यय खर्च किया जाना था पिछला बार में बजट में 2 ऐसे याद रखिए 2,18,302.70 करोड़ रुपया, 2,18,302.70 करोड़ रुपया। राजस्व व्यय में खर्चा किया जाना था 1,77,071.39 करोड़ रुपया। और इसमें से अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये वाला वैल्यू आएगा, तो वो होगा पूंजीगत व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऊपर वाला मैं आपको याद करवाया वो था खर्चा, कि खर्चा कितना होगा। ये है प्राप्तियाँ कि बिहार सरकार को आमदनी कितना होगा। तो जहाँ 2,18,302 रुपया खर्चा था, वही प्राप्तियाँ जो होगा बिहार सरकार को वो 2,18,502.70 करोड़ रुपया है। कितनी प्राप्तियाँ हैं दोस्तों, तो 2,18,502.70 करोड़ रुपया। और राजस्व प्राप्ति कितना है, तो 186,267.29। देखिए जब 6 डिजिट में का याद करना हो ना, तो आप 3 गो में करके ब्रेक कर दीजिएगा। 186,267.29, 186,267.29, 186,267.29 करोड़। और पूंजीगत व्यय कितना है, तो 32,235.41 करोड़। पूंजीगत व्यय प्राप्ति कितना होगा, पूंजीगत प्राप्ति मतलब वैसा बिहार सरकार का आय जो पूंजीगत हो, वो होगा 32,235.41 करोड़। और 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 2025 तक इस 7 निश्चय 2 के लिए आवंटन किया गया था 4671 करोड़ रुपया, माने 4,671 करोड़ रुपया। कितना, 4671 करोड़ रुपया। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए था। अब देखिए उस साल राजस्व बचत की बात किया गया था कि हम 1.21% राजस्व का बचत करेंगे, और घाटा का अनुमान लगाया गया था 2.97%। बचत कितना अनुमान लगाया गया था, तो 1.21%। और घाटा कितना अनुमान लगाया गया था, तो 2.97%। और लोक ऋण अधिशेष कितना होना था जीएसडीपी का, तो 26.61%। कितना, 26.61% होना था। आगे बढ़िए। अब अन्य तथ्य में आपको हम दोनों को साथ में करके अन्य तथ्य बता देंगे। फिलहाल बजट 2022-23 में जो चीज़ें हैं याद कर लीजिए। तो अब ये वाला देखिए,
कुल व्यय कितना करना है इस साल जो नया बजट आया था उसमें, तो वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपया, 2,37,691.19 करोड़ रुपया। और राजस्व व्यय कितना करना है, तो 1,91,956.67 करोड़ रुपया, जो कुल व्यय का 80.76% है। कुल व्यय का कितना है, 80.76%। और पूंजीगत व्यय कितना खर्च करना है, तो 35,734.52 करोड़ रुपया, जो कि 19.24% है कुल व्यय का। फिर से सुनेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे। जो 2022-23 वाला जो बजट पेश किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें कुल व्यय जो करने की बात किया गया है वो है 2,37,691। इसमें क्या है कि 237,691, आप इसका ट्रिपल करेंगे तो 701 आता है, और उससे 10 कम, यानी 237,691.19 करोड़ रुपया। राजस्व व्यय कितना है, तो 1,91,956.67 करोड़ रुपया, जो कि कुल व्यय का, माने ये जो कुल व्यय है ना इसका 80.76% है राजस्व व्यय। और पूंजीगत व्यय कितना प्रतिशत है, तो 19.24% है। और पूंजीगत व्यय कितना है, तो 45,734.52 करोड़ रुपया। अब देखिए कुल प्राप्तियां कितना है, तो कुल प्राप्तियां जो बिहार सरकार को इस साल होने वाला है, जो खर्चा से ज़्यादा प्राप्ति हो रहा है, 2,37,891 रुपया, यानी कि 237,891, 237,891.94 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्ति कितना है, तो 1,96,704.5 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्ति क्या कितना है, तो 1,96,704.5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्ति कितना है, तो 1,96,704.51 करोड़ रुपया। और पूंजीगत प्राप्ति कितना है, तो 41,187.43 करोड़ रुपया। पूंजीगत प्राप्ति कितना है, तो 41,187.43 करोड़ रुपया। कुल आवंटन कितना किया गया है किस 7/2 के लिए इस साल, पिछला बार किया गया था 4671, इस बार ज़्यादा किया गया है, इस बार पूरे 5,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है, 7/2 के लिए किया गया है। अब देखिए जीएसडीपी इस साल जो रहने का उम्मीद है, राजस्व बचत जो इस साल रहने का अनुमान है वो जीएसडीपी का 0.64% है। पिछले साल था राजस्व बचत 1.21%, लेकिन इस साल है 6.4%। और राजकोषीय घाटा पिछले साल था 2.97%, लेकिन इस साल होने वाला है 3.47। राजकोषीय घाटा कितना होने वाला है इस साल, तो 3.47%, लेकिन पिछले बार कितना था, तो वो था 2.97% है। और ये ऋण कितना है, लोक ऋण अधिशेष, वो था पिछले साल जीएसडीपी का 26.61%, लेकिन ये साल है 31.95% है। लोक ऋण अधिशेष कितना है इस साल, तो जीएसडीपी का 31.95%। अब देखिए, अब हम लोग कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं। तो देखिए पिछले साल और इस साल मिला के हम दोनों अन्य तथ्य को एक साथ बता देते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। पटना में एक एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना किया जाएगा। पटना में क्या किया जाएगा दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम सिटी का स्थापना किया जाएगा। और दरभंगा में एक और तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, एक तो पटना में है ही, और दूसरा किया जाएगा दरभंगा में तारामंडल। राजगीर में क्या किया जाएगा कि नेचर सफारी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा। नेचर सफारी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जाएगा, राजगीर में। तारामंडल कहाँ, दरभंगा में। पटना में क्या, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। वैशाली में भी कुछ किया जा रहा है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ किया बनाया जा रहा है, तो वैशाली में ही। अररिया में भी देखिए कुछ किया जा रहा है, वृक्ष वाटिका रानीगंज में चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ये अररिया में एक रानीगंज जगह है, वहाँ वृक्ष वाटिका में चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। और 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए हैं हमारे 20 लाख लोगों का रोजगार देने का वादा किया गया था पिछले साल ही बजट में, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। रोजगार के नाम पे देख ही रहे हैं बीपीएससी में क्या हाल हुआ है। छोड़िए सब बातें हैं, हम लोग को काम है पढ़ना। तो बाल बजट का प्रारंभ कब से कब हुआ था बिहार में, तो 2013 से 14। बाल बजट का प्रारंभ कब हुआ, 2013 से 14। अब देखिए विकास दर
कितना रहने वाला है इस विकास दर कितना रहा, तो 2020-21 में तो 2.5% रहा। कितना रहा? 2.5%। 2021-22 में कितना था, तो 9.8%। और 2022-23 में अनुमान कितना था है 9.7। तो ये विकास दर याद रखिएगा। सब इस साल मतलब जो अनुमान लगाया गया है वो अनुमान लगाया गया है 9.7% का, और जो बीत गया जो वो है 9.8%, और जो उसके पिछले साल का था वो था 2.5%। तो सबसे कम ये मतलब इस नया साल का जो गुजर रहा है मैंने चल रहा है उसके लिए अनुमान लगाया गया है कि विकास दर रहेगा 9.7, और जो बीत गया एक साल ख़त्म हो गया वो था 9.8% विकास दर, और जो उसके पीछे साल था तो वो था 2.5%। अब देखिए विकासात्मक व्यय कितना है, तो 1,60,000 माने 160 पूरा ये डेटा देख लीजिए कितना है, 160,140,221 करोड़ रुपया है। कुल व्यय का 67.37% है। ठीक है। गैर विकासात्मक व्यय कितना है, तो इतना करोड़ रुपया। ये थोड़ा डॉट जा रहा है, ये डेटा गड़बड़ है, बीच में पॉइंट होना चाहिए कि 77,55 के बाद डॉट होना चाहिए, 9-8 लास्ट में डॉट के बाद होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। तो ये दोनों डेटा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, इसके साथ नहीं है। क्षेत्रवार व्यय संरचना कितना है, तो सामाजिक सेवाएं पे 41% किया जाएगा और सामान्य सेवा पे 28% है। और सामाजिक सेवाएं पे कितना खर्चा किया जाएगा दोस्तों, तो 41%, और सामान्य सेवा पे 28% खर्चा किया जाएगा। अब देखते हैं अगला अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं तो क्या पढ़ने को मिलता है कि सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान घोषणा। क्या हुआ था सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के लिए? बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव हुआ था, तो उसमें कुछ घोषणा किया गया था कि हम क्या क्या करेंगे। तो टोटल 7 घोषणा किया गया था: युवा, महिला, सिंचाई, गांव, शहर, संचार, स्वास्थ्य। तो ये 7 चीज़ों पे बोला गया कि जब 2020 का चुनाव हुआ था, जो मैंने लास्ट ईयर चुनाव किया गया है, जिस साल हम लोग को एग्ज़ाम को मतलब कि 67th का एग्ज़ाम को पोस्टपोन तो नहीं कर सकते, मैंने उसी एग्ज़ाम के बाद हम लोग का उसी इलेक्शन के बाद हम लोग का 66th का एग्ज़ाम लिया गया था, 66th PT का। तो उस साल की में जो चुनाव हुआ था उसका आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 गो मतलब पॉइंट है, जिसमें युवा, महिला, सिंचाई, गांव, शहर, संचार, स्वास्थ्य। याद करना बहुत ही आसान है। पहला फोकस किया गया यूथ पे, फिर महिला, ये तो बिहार सरकार का एजेंडा ही है, युवा और महिला। तीसरा सिंचाई, और चौथा गांव शहर, जहाँ गांव आएगा वहाँ शहर आएगा। फिर कम्युनिकेशन, जिसको संचार कहते हैं, हेल्थ है, और यानी स्वास्थ्य। तो 3-4 चीज़ें तो हर कोई करता है यार। शिक्षा है क्या? नहीं है, उसके जगह पे कम्युनिकेशन है। तो शिक्षा को कम्युनिकेशन में भी डाल सकते हैं और क्षेत्र में युवा में भी डाल दें। तो यूथ हो गया, महिला हो गया, गांव और शहर हो गया। 4 तो ऐसे हो गया कि यूथ, महिला और गांव और शहर। फिर कृषि से भी जुड़ा हुआ चीज़ है सिंचाई, तो 5वां सिंचाई हो गया। और एक नया उभर के आया है संचार यानी कम्युनिकेशन, ये तो पहले भी इस चर्चा का विषय था, लेकिन ये, और लास्ट में स्वास्थ्य। तो ये 7 हो गया। उसका स्लोगन था 2020 चुनाव में कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, माने युवा की शक्ति होगा तो बिहार की प्रगति हो जाएगा। तो देख तो रहे हैं BPSC में हालत क्या है। युवा का शक्ति तो था, लेकिन BPSC के जो ऑफिसर्स हैं वही करप्ट निकले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? महिला सशक्त महिला रहेगी तो सक्षम महिला बनेगी। इस विषय में तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार सरकार ने कुछ काम किया है, लेकिन इसमें भी झोल झाल है। इसमें झोल झाल ये है कि उन्होंने जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिए हैं, उन रिजर्वेशन में जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको अदर स्टेट वाला, उनमें जो सीट वैकेंट रहते हैं उसमें अदर स्टेट वाला की महिला को घुसा देते हैं। तो ये क्या मजाक हुआ? कम से कम दूसरे राज्य के तो महिलाओं को तो नहीं ना घुसाना चाहिए। महिला तो सशक्त हो रही है, उनका ऐसा शायद मानना होगा कि देखिए जी मैंने महिला को सशक्त कर दिया, लेकिन वो महिला ये नहीं बता रहे हैं कि वो बिहार राज्य के हैं, वो शायद इंडियन ज़्यादा राष्ट्रीयता होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, राष्ट्रीयता होना चाहिए, लेकिन हम लोग इंडिया से पहले बिहार के भी तो हैं, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में भी तो युवा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सिंचाई, हर खेत तक पानी,
भाई हर खेत तक पानी तो तब ना पहुंचेगा, सिर्फ सोन नहर से ही बनाया गया है। क्यों ना गंगा से बहुत सारी नहरें निकाला जाए, और जो नालंदा जिला है, गया, नवादा, ये सब जगहों पे क्यों ना गंगा से पानी निकाल निकाल के उधर पहुंचाया जाए, और ताकि उससे सिंचित हो जाए खेत। ये भी काम करना चाहिए। कोसी में क्यों हर साल बाढ़ आ जाता है, उस पर क्यों नहीं और ज़्यादा डैम बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, मैं कहूँगा कि इस पे कुछ बिहार सरकार ने कुछ काम किया है, और इवन शहर में भी स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छता के नाम पे तो खैर मैं बोलूँगा कि हर जगह पे इंडिया में हर कोने पे काम हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें और काम करने की ज़रूरत है। संचार, कनेक्टिविटी होगी और आसान। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि ये इसी के माध्यम से हम लोग का बीपीएससी में एक बहुत बड़ा घोटाला होने से रुक गया, और शायद आने वाले समय में कुछ इसका रोक हो सकता है, क्योंकि सेम थिंग 66 बीपीएससी में भी हुआ था, पर वहाँ पे मामला को दबा दिया गया, लोग जागरूक नहीं हुए। लेकिन उस वो कहते हैं ना कि जब दूध पीने से मुँह जर जाए, तो छाछ भी हम लोग फूक फूक के पीते हैं, वही बात है। इस बार लोगों ने मात्र एक स्टूडेंट की वजह से, ये इस संचार के होने की वजह से, बिहार में संचार के आने की वजह से, एक मात्र स्टूडेंट की वजह से पूरे 66 का जो मतलब गलत होने वाला था हम लोगों के साथ, वो बचा लिया गया। ये जो कि सही हुआ, बचा लिया गया। स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। 2 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना शुरू किया गया है। देखिए ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अब डेट बहुत पूछा जाता है दोस्तों। पहले तो याद रखिए कि जो स्वास्थ्य है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, माने सबको स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। इसके बारे में तो नीतीश चाचा ना बोलें वही बेहतर है, क्योंकि कोरोना में सबका हाल बेहाल हो गया है, तो ना बोलें तो बेहतर है। छोड़िए, फिलहाल हम लोग को एक जीके का क्वेश्चन है जो पढ़ना है। ये याद रखिएगा कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, और ये जो बाल हृदय योजना है जो बिहार में लागू किया गया है, स्वास्थ्य के रिलेटेड बाल हृदय योजना, वो कब लॉन्च किया गया है? तो 2 अप्रैल 2021 को। दोस्तों 67 में 3 डेट ऐसे करारे करारे पूछे थे, बहुत ही खतरनाक। तो आपको याद रखना होगा कि बाल हृदय योजना कब लॉन्च हुआ था, तो 2 अप्रैल 2021 में। बाल हृदय योजना कब लॉन्च हुआ था, तो 2 अप्रैल 2021 में। पहले तो सिर्फ डेट पूछा जाता था कि बताइए पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। अब तो डेट पूछने का एक नया सिलसिला ही चालू कर दिया। अब तो ये पूछा जाता है कि बाल हृदय योजना बताइए कब लॉन्च हुआ था। ये भी कोई सवाल है? अरे इससे ये पूछ लिया जाता कि किसने लॉन्च किया, कौन से राज्य ने किया, लॉन्च किया, क्या उद्देश्य था। अभी डेट कौन याद रखता है भाई, ये कौन सा मजाक वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 2015 में भी चुनाव हुआ था, ये आप लोग को पता ही है, और हम लोग 15 से ही वेट कर रहे हैं कि आपको कोई नौकरी लगे। लेकिन नीतीश चाचा तो 2 बार सीएम का कुर्सी 2015 से लेकर 2000 फिर से मतलब एक और बार 2000 मतलब 21 में भी उन्होंने कुर्सी संभाल ही ली है, 2020-21 में। और देखिए 2015 में भी कुर्सी संभाले थे, लेकिन हम लोग का बेरोजगार के बेरोजगार रहे हैं अब तक। एनीवे उसमें भी ये साथ ही बात था, क्या था, युवा, महिला, बिजली। उस साल बिजली था और जल था, और गली नाली था, शौचालय था, अवसर था। अवसर, ये तो नीतीश चाचा पिछले बार बहुत धोखा दिए हैं अवसर के मामले में। अवसर तो बिल्कुल नहीं दिया गया है उसमें। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि शौचालय और गली नाली, जल, बिजली, ये तो अच्छा काम किए, इवन महिला को भी अच्छा खासा किए, लेकिन युवा को और अवसर को मतलब खराब से खराब काम हुआ। चलिए 7 में से 5 काम तो नीतीश चाचा ने ठीक ही किए, तो इनको 5 रेटिंग तो मिलना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो युवा में क्या है, आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक हल युवाओं का बल इसका स्लोगन था, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों पर बल दिया गया। किस चीज़ पे, तो शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों पे। महिला को के लिए आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, मतलब महिलाओं के लिए चीज़ों को आरक्षित कर दिया गया। ये भी अच्छा काम किया गया कि ये पूछा जा सकता है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, तो 35%, ये आपको पता होगा। हर घर बिजली लगातार, ये इस पे नीतीश चाचा बहुत अच्छा काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम जिस गांव से आते हैं वहाँ लगभग समझिए 24 आवर ही रहता है बिजली। एक आध घंटा कट जाए 3 से 4 दिन में तो नहीं कहा जा सकता है, पर ये हालात हैं। दिसंबर 2008 तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता था कि गाँवों में, हर गाँव में विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो बताना होगा आपको आंसर में कि दिसंबर 2018 तक। ये पिछले जो
विधानसभा का चुनाव हुआ था 2015 वाला, उसमें ये लक्ष्य रखा गया था। जल, उसमें बोला गया कि हर घर में भाई नल का जल होना चाहिए, तो इसमें भी तो नीतीश चाचा ने बाजी मार ली, हर घर में पहुंचा ही दिए नल। हर घर पक्की गली एवं नाली, ये भी बात सही है, हर घर, लेकिन ये नहीं हुआ है कि हर घर पक्का नहीं हुआ है अब तक, इसमें थोड़ा बहुत काम करने का गुंजाइश है। 40% इसमें सक्सेस हुए हैं। शौचालय, शौचालय निर्माण हर घर का सामान, इसमें भी नीतीश चाचा मान के चलिए कि 90% सक्सेस है, बिल्कुल। अवसर, अवसर बढ़े आगे बढ़े, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। इसमें नीतीश चाचा फ्लॉप मार चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। नीतीश चाचा को अभी समझना चाहिए कि बहुत हालत ख़राब है, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी समय बवाल मच सकता है, जो कि फिर नीतीश चाचा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, योजनाओं के नाम पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स याद रख लेंगे। ये सब योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल के एग्जाम में दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे योजनाओं को। तो चलिए हम लोग अब योजनाओं को पढ़ने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला योजना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये प्रारंभ किया गया था 2018 में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ किया गया, तो 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना। कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु माने कन्याओं को सिर्फ आप हायर एजुकेशन दीजिए और उस बेचारी को हायर एजुकेशन मिल जाए तो उसको उसके जैसा नौकरी मत दीजिए, 10th क्लास लेवल का उसको चपरासी बना दीजिए। और जब उसका शादी होगा तो उसको शादी में भी कि भाई इतना बड़ा डिग्री लेके तुम चपरासी की नौकरी कर रही हो तो तुमसे हम क्यों शादी करें। और अगर नौकरी भी कर रही है बेचारी, उसको छुड़वा दिया जाता है। तो ये कैसा उद्देश्य है बिहार सरकार का, हमको ये नहीं समझ में आता है। आप अगर हायर डिग्री दिलवा रहे हैं, उच्च शिक्षण प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो उसके जैसा नौकरियों भी तो दीजिए गर्ल्स को। अभी देखिए जुडिशियरी का क्या हाल है, एपीओ का क्या हाल है, खुद 67 तो आप लोग से पढ़े नहीं हैं, इन तीनों का ही बीपीएससी कंडक्ट कराती है, तीनों में महाचोर। आप जुडिशियरी के बारे में क्या कहेंगे, अब एपीओ के बारे में क्या कहेंगे। चलिए 66 आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल हमने भी 66 का दिया, उसका केस अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी भी मामला रफा दफा नहीं, उसका इंटरव्यू का भी डेट फाइनलाइज होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका केस अभी चल रहा है। क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जुडिशरी की हालत देख ही रहे हैं आप लोग। जुडिशरी की भाई जनवरी में मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन आज मई चल रहा है, इंटरव्यू का कोई शेड्यूल नहीं है, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी हाई लेवल पे यहाँ पे चीटिंग और करप्शन हुआ है, खासकर जुडिशरी में इस साल वाला 31st जुडिशरी में, कि जिसका कोई हद नहीं है दोस्तों। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, हालांकि मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक बीपीएससी में नहीं देखा कि वो एक बार मेंस का रिजल्ट दे दे और इंटरव्यू के लिए 4 से 5 महीना का वेट करा दे, वो भी जुडिशरी जैसे बड़े बड़े मतलब इतने बड़े पोस्ट के लिए। क्योंकि जुडिशरी में क्या करना होता है दोस्तों, मेंस का आप रिजल्ट दे दिए हो, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाना चाहिए। इसमें थोड़ी ना रैंक वाइज आपको रैंक बनाने हैं कि इस रैंक वाले को ये पोस्ट दिया जाएगा, एक ही तो पोस्ट है जुडिशरी, कोई भी बन गया सिर्फ आपको एलोकेट करने हैं जिला का कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा जिला, लेकिन वो भी कब होगा जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तब। अभी आपको क्या करना है, अभी तो आपको कॉल बुला लेना है, इंटरव्यू करा लेना है। इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, सारे सबूत गवाह मिटाए जा रहे हैं दोस्तों 4 से 5 महीनों में, अभी और 4-5 महीने लगेंगे, सब माहौल ठंडा किया जाएगा, सारा चीटिंग जो उन लोग जो घपलाबाजी किए हैं सबका साक्ष्य मिटा लेंगे, तब वो डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट, मतलब कि इंटरव्यू कराएंगे और फिर रिजल्ट निकालेंगे, ताकि आप लोग अगर उसके छानबीन भी करने जाएं तो आप नहीं पकड़ सकते हैं बीपीएससी को। तो ये काम धंधा चल रहा है, इसलिए दोस्तों बहुत हम लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है, हर बात पे आवाज़ उठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत हो गया बकवास। मुख्यमंत्री अभी चल ही रहा था, कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक कुल 54,100 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जन्म से लेकर स्नातक तक। आप जन्म लिए हो, कोई भी महिला जन्म ली है, उसको स्नातक तक 54,100 रुपया की धनराशि मिलेगा। एक परिवार में सिर्फ 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। और ये पूछा जाएगा कि ऐसा योजना कब से लॉन्च किया गया है, तो 2 फरवरी 2021 से इंटर में 25,000 रुपया और अविवाहित स्नातक को 50,000, विवाहित और अविवाहित दोनों को, ठीक है। स्नातक वाली को 50,000, विवाहित और अविवाहित दोनों को, लेकिन जो अविवाहित है इंटर वाली उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा, है ना, इंटर में जो पास कर जाएगी।
खाली पैसा देने से गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इससे सिर्फ बिहार सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। आप सशक्त बनाइए ना, पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? उन लोग की पढ़ाई ही फ्री कर दीजिए। पास होने पे आप पैसा क्यों दे रहे हैं उनको? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप एडमिशन करवा दीजिए? आप ये क्यों नहीं आप शेड्यूल बना देते हैं कि जो भी पटना या कहीं भी कोचिंग संस्थाएं हैं वहाँ लड़कियों को फ्री में नामांकन दिया जाएगा। अगर लड़कियां पढ़ने जाती है तो टीचर या जो कोचिंग संस्थान है उनको बाहर ही नहीं कर सके, चुपचाप वो जाएगी बैठेगी, उसका कॉपीराइट होना चाहिए। इस प्रकार के आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप क्यों कहते हैं कि आप इंटर पास कर जाओगे तो हम पैसे देंगे? अब वो बेचारी इंटर मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ना है, वो इंटर तक वो पैसे खर्च करेगी और जब इंटर पास करेगी तब पैसे मिलेगा। कहीं अगर कुछ कुछ जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, अगर उसमें ये लड़कियां सोच ले कि हम अगर पास नहीं किए तो मुझे तो नहीं मिलेगा पैसा, तो फिर आप क्यों बाद में देते हैं, पहले क्यों नहीं देते हैं? अब पहले हम तो ये कह रहे हैं कि पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं, आप बोल दीजिए ना कि जिस कॉलेज में तुमको मन है एडमिशन कराने का वो तुमको एडमिशन करा लो। इससे आपको डर लग रहा होगा कि अराजकता फैलने का प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल नहीं प्रश्न है दोस्तों अराजकता फैलने का, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अपने आसपास के ही अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करवा सकती है। क्यों आप जब आपने 35% का रिजर्वेशन दे रखे हैं तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? किस बात का टेंशन ले रहे हैं? आप क्यों उसको पास होने के बाद पैसे दे रहे हैं? पास होने से पहले क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर देना ही है तो आप पहले ही दे दीजिए। बच्चियों को जन्म होते ही उनको सारे पैसे दे दीजिए, आप बाद में क्यों दे रहे हैं? ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ये है कि बालिकाओं को साइकिल दिया जाएगा। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना। चलिए ठीक ठाक है कि ये दिया जाएगा कक्षा 9 में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं ये ना पूछ दे कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना में कौन से कक्षा के छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। तो 9वीं क्लास की जो 9वीं क्लास में जो छात्राएँ प्रवेश करेगी उन्हीं को दिया जाएगा साइकिल दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ही एक 8 क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया है कंप्यूटर वाले में, कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब जो 67 का क्वेश्चन पूछा था उसमें से एक पूछा था कि क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा था। अभी अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। अभी माइंड में पूरा क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, लेकिन पूछा था। एक सेकंड थोड़ा लाइन पे रहिए तो मैं देख लेता हूँ क्या है। सॉरी, अभी मैं खोज पा रहा हूँ या नहीं, शायद मैं नहीं खोज पाऊँगा इतना जल्दी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना क्या कह रहा है कि बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसमें कहा गया है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को पोशाक हेतु 1000 रुपया अनुदान दिया जाएगा, जो कि बजट 2019-20 से 1500 रुपया कर दिया गया था। कितना? 1500 रुपया। जब 19-20 का बजट आया था तो उस वक्त 1500 रुपया कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, तो इसमें मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में क्या हुआ? देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के से पास समान व ओबीसी वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपया प्रति छात्रा प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब जो लड़कियां हैं वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ले आती है उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन, इसमें स्नातक पास करने वाली को 25,000 रुपया की राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इसमें है कि महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। ममता कार्यक्रम, सुरक्षित प्रसव व स्तनपान हेतु मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाना। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना में निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाने का लक्ष्य है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री विवाह योजना, विवाह के समय 5,000 की सहायता राशि जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो उनको दिया जाता है। मुख्यमंत्री विवाह योजना में विवाह के समय 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी, मात्र 5,000। आपको लगता है कि 5,000 में शादियां होता है बिहार में? शायद ये सोचने वाली बात है, या फिर हमारी नॉलेज कम होगा। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, मतलब आप दूसरे जात से विवाह कर लेते हैं तो उनको मिलेगा 2.5 लाख रुपया। आप ज़रा ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे कास्ट के लोग, जो मैं छोटे कास्ट नहीं बोलूँगा, जो लोग एससी से रिलेटेड बिलोंग या ओबीसी से जो महिलाएं बिलोंग करती हैं, अगर उन लोग की जॉब हो जाती है तो जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ खासकर, वो लोग चाहें तो इन लोग से शादी कर लें। एक तो शादी में लड़की मिल जाएगी बिना के साथ, दहेज के साथ साथ आपको
ये मैं ऐसी फनी के लिए बोल रहा हूँ, इसको दिल पे मत लीजिएगा। तो लड़की भी मिलेगी, दहेज भी मिलेगा और ऊपर से आपको 2.5 लाख रुपया भी मिलेगा। ये फनी के लिए दोस्तों, इसको सीरियस नहीं लेना है। आगे, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसके तहत क्या होगा दोस्तों? इसके तहत होगा कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको 60,000 या उससे कम वार्षिक आय वाले को परिवार को 18 से 65 वर्ष के विधवा को प्रति माह 400 रुपया दिया जाएगा। जो मतलब विधवा हैं बीपीएल परिवार में, उनको 400 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। चलिए, अब ये अभी भी योजना ही पढ़ना है दोस्तों, लेकिन अभी जो योजना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण संबंधी, माने गरीबी को हटाना है और बेरोजगारी को हटाना है। इसके संदर्भ में कुछ योजनाएं हैं, हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला योजना है कि बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, यानी जीविका, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। ये प्रारंभ किया गया था 2007 में ही, जिसका उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन, अन्य सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, महिला विश्व सशक्तिकरण, बैंक की आर्थिक सहायता देना जाना था। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 2007 में। उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। आगे बढ़िए, सतत जीविकोपार्जन योजना, ये प्रारंभ कब हुआ था? 2018 में। 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था रोजगार प्राप्ति में सहायता, लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण, लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण। अब देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब हुआ था? इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत क्या होना है कि जो 12वीं पास गरीब परिवार के छात्रों को आगे पढ़ने हेतु 4 लाख तक का सरकारी लोन मिलेगा। 12वां जो पास बच्चा कर गया है उनको 4 लाख तक सरकारी लोन मिलेगा। कौशल विकास योजना, इसके तहत क्या होगा कि जो 2017 में प्रारंभ किया गया, कौशल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2017 में। 2018 में प्रारंभ किया गया सतत जीविकोपार्जन योजना, और 2007 में बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। अब देखिए, कौशल विकास योजना जो है वो है 2017 में प्रारंभ किया। इसके तहत 10वीं छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण, उम्र जो कि 15 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, बस इतनी ही क्राइटेरिया रखा गया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये प्रारंभ हुआ है 2016 में कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 2016 में। पंजीकृत बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, प्रदेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगारों को 2 साल तक रोजगार न मिलने की स्थिति में 1,000 रुपया वित्तीय दिया जाएगा, माने 1,000 रुपया तक दिया जाएगा 2 साल तक 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को। प्रारंभ कब किया गया? तो 2016 में। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना कब क्या है? तो राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है? ये 1 जून 2021 को प्रारंभ हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से तो अब हमको डर लगने लगा है कि एक नहीं 3 4 क्वेश्चन पूछने लगा है 67 में, तो क्या पता पूछेगा। 1 जून 2021 को प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 जून 2021 से प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये हुआ था गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कब हुआ था? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ये गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार का अवसर पैदा करना था। और 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी देना था। 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी देना था। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना, और 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी दिया जाएगा। ये तो अच्छा है ना, आप लोग खरीद लीजिए जाके। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, इसमें क्या होगा? तो इसमें 18 से जो 50 वर्ष के बीच के आयु वाले अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कौन है हमारे बिहार में? तो बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को अल्पसंख्यक माना गया है। बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को माना गया, उनको रोजगार देना
है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। इसके तहत शुरू करने हेतु 5 लाख रुपया ऋण उपलब्ध किया जाएगा, मैंने उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपया तक ऋण दिया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये जो स्टार्ट हुआ था 20 जून 2020 को, 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट हुआ था 20 जून 2020 को। खगड़िया के तेतिहर गांव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री द्वारा देश के 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों का चयन किया गया, जिसमें बिहार से 32 जिला शामिल हैं, जहां लॉकडाउन में बाहर से 25,000 या अधिक लोग वापस आए। कोरोना सहायता योजना मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है कोरोना सहायता योजना। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा। कोरोना काल में तत्काल सहायता के लिए 1,000 रुपया सीधे बैंक में खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है कोरोना काल में तत्काल सहायता के लिए 1,000 रुपया सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ कब किया गया था? तो 2016 में। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ कब किया गया था? तो 2016 में। चलिए अब देखते हैं सामाजिक कल्याण से संबंधित कुछ योजनाएं। इसमें 4-5 योजनाएं हैं, देख लेते हैं। पहला है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, विधवाओं, विकलांग आदि हेतु वार्षिक आय शहरी 5500 से अधिक ना हो तथा ग्रामीण 5,000 से अधिक ना हो, उसे प्रति माह सामाजिक सुरक्षा के रूप में 400 रुपया दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, विधवाओं, विकलांग हेतु वार्षिक आय शहरी 5500 से अधिक ना हो तथा ग्रामीण 5,000 से अधिक ना हो, उसे प्रति माह सामाजिक सुरक्षा के रूप में 400 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये कब हुआ था स्टार्ट? 2019 में। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2019 में स्टार्ट हुआ था। 60 से 79 आयु वर्ग के लोगों को 400 रुपया प्रति माह तथा 80 या अधिक आयु वर्ग के लोगों को 500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो। अब देखिए नेक्स्ट है बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। किसी भी उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, किसी भी उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना, इसमें किसको मिलेगा? तो मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपया एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपया दिया जाएगा। मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपया दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, राज्य के बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष तक के असंगठित मजदूरों की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपया का आर्थिक लाभ। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, इसके तहत राज्य के बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष तक के असंगठित मजदूरों को की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा। अब देखते हैं पर्यावरण संबंधित 2-3 योजना हैं। पहला जल जीवन हरियाली योजना, जो कि 2019 में प्रारंभ हुआ था, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ हुआ था। जल जीवन हरियाली योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्देश्य जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित था। प्यार का पौधा अभियान ये चालू हुआ था जल जीवन हरियाली मिशन।
के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु प्यार का पौधा अभियान, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु, और ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना प्रारंभ हुआ था 2017 में। उद्देश्य था गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा। वर्तमान में 13 जिलों में लागू तथा आगे 25 और जिलों में 13 जिलों में लागू तथा आगे 25 और जिलों में लागू किया जाएगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 2017 में ही। उद्देश्य क्या था? तो गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देना। वर्तमान में 13 जिले में लागू है तथा आगे 25 जिलों में और लागू किया जाएगा। अब देख लेते हैं 2 योजना है SC/ST से। तो SC/ST उद्यमी योजना है, जिसमें उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 2500 तथा उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50,000 रुपया ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। लास्ट योजना मुख्यमंत्री SC/ST मेधावी योजना। इसके तहत शैक्षणिक उत्थान करना, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पर 10,000 देने का प्रावधान है। ये तो सब जगह है। शैक्षणिक उत्थान करने के लिए 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पर 10,000 रुपया देने का प्रावधान है। अब आगे देखते हैं कि बिहार समसामयिकी से देखते हुए अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा न्यूज चलता रहा। तो जो पश्चिमी चंपारण को अगर सबसे पहले हम लोग देखें, पश्चिमी चंपारण में, तो उसमें क्या क्या न्यूज हुआ जो देख लीजिए। बेतिया के चनपटिया मॉडल एक मॉडल विख्यात हुआ है, माने फेमस हो गया है कि बेतिया का चनपटिया मॉडल। इसके माध्यम से कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई। तो बेतिया का चनपटिया मॉडल क्या है दोस्तों? तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे जो कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई। चनपटिया में ही राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनाया गया। चनपटिया में ही क्या बनाया गया है? तो राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क। महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया गया है पश्चिम चंपारण में ही। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई है। दोस्तों अब हमको डर लगने लगा है ऐसे डेटों से, दम डेट को दम कंठस्थ कर लीजिए। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक कब हुआ था? तो 21 दिसंबर 2021 को हुआ था। कब? 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। ऐसा चौथी बार हुआ जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुआ, जिसमें 3 के बारे में आपको और याद करवा देता हूँ। राजगीर, बेगूसराय एवं गंगा नदी के क्रूज पर। सोचिए, पहला हुआ था राजगीर में, फिर बेगूसराय में हुआ था और गंगा नदी में क्रूज पर ही हो गया था, और चौथा अभी हुआ है वाल्मीकि नगर में। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर बगहा में। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भारत के 14वें रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। पहली बार बाघ पहचान हेतु DNA का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भारत के 14वें रिजर्व के रूप में मान्यता मिल गया है। पहली बार बाघ पहचान हेतु DNA का प्रयोग किया जाएगा। तो पश्चिम चंपारण से आपको कुछ कुल न्यूज़ याद हो गया। पहला न्यूज़ है कि बेतिया का जो चनपटिया मॉडल है उसके तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू किया गया है, और चनपटिया में ही राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क खोला गया है। महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जा रहा है पश्चिम चंपारण में ही। वाल्मीकि नगर में पहली बार माने वाल्मीकि नगर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि राज्य कैबिनेट का बैठक पहली बार किया गया है, जिसका डेट है 21 दिसंबर 2021। ऐसा चौथी बार हुआ है दोस्तों जब राज्य कैबिनेट को बैठक पटना से बाहर हुआ है, जब राज्य कैबिनेट को बैठक पटना से बाहर हुआ है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भारत के 14वें रिजर्व के रूप में मान्यता मिल गया है। पहली बार बाघ पहचान हेतु DNA का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण का सौतेला भाई कह सकते हैं पूर्वी चंपारण। इसका न्यूज़ सुनाता हूँ।
इसमें एक प्रखंड है बनकटवा प्रखंड, जो कि मोतिहारी में है। बनकटवा प्रखंड, बनकटवा प्रखंड बिहार का पहला ऐसा प्रखंड बन गया जहाँ के 18+ उम्र के लोगों को 100% टीकाकरण हुआ। बनकटवा प्रखंड में क्या हो गया, तो ऐसा प्रखंड बन गया जहाँ 18+ उम्र के लोगों को 100% टीकाकरण हुआ। एक है पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, और किनके द्वारा, तो वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। तीसरा पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्टता जिला का पुरस्कार मिला। एक पुरस्कार भी मिल चुका है पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, तो उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिल चुका है पूर्वी चंपारण को। तो पूर्वी चंपारण को जिला को 2 पुरस्कार, एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार, एक उत्कृष्ट जिला पुरस्कार। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण यहीं पे हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण यही हो रहा है। मनरेगा कार्यान्वयन में प्रथम, मनरेगा का जो कार्यक्रम है यहाँ पे सबसे अच्छे से फल फूल रहा है। 22 दिसंबर 2021 दोस्तों, ये डेट में तो आप याद करने में देरी मत करिएगा। जहाँ 21 दिसंबर 2021 में बताया था कि वाल्मीकि नगर में हुआ था विधानसभा का बैठक, वहीं विधानमंडल का बैठक, वहीं अगले ही दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत हुआ है मोतिहारी के गांधी मैदान से। मोतिहारी में भी एक गांधी मैदान है, वहाँ से नीतीश कुमार द्वारा 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो नशा मुक्ति बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के बारे में। समापन कब होगा, तो 15 जनवरी को पटना में हो गया। तो 22 दिसंबर को स्टार्ट हुआ कौन सा समाज सुधार अभियान, खत्म होगा 15 जनवरी को पटना में। शुरुआत कहाँ से हुआ था तो दोस्तों, तो मोतिहारी के गांधी मैदान से। मोतिहारी नगर निगम भी एक पूर्वी चंपारण का जो मोतिहारी नगर निगम है वो फेमस है 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाले नगर निगम। तो पूर्वी चंपारण से बहुत सारे फैक्ट्स हैं। बनकटवा प्रखंड हुआ जो कि 18 वर्ष से टीकाकरण में 100% बनकटवा प्रखंड है। और मोतिहारी नगर निगम 100% है। नगर निगम में पूछे पूर्वी चंपारण में तो मोतिहारी और बनकटवा प्रखंड बोले तो प्रखंड में है वो। पिपरा कोठी में वेंकैया नायडू के द्वारा पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला और राष्ट्रीय जल पुरस्कार का भी मिला। अब 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान चलाया पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के गांधी मैदान से और ख़त्म हुआ 15 जनवरी को पटना में। और उसका उद्देश्य था नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण भी पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम में प्रथम है पूर्वी चंपारण। शिवहर से देख लीजिए न्यूज, एक शिवहर का न्यूज है कि शिवहर बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया है। क्या शिवहर बिहार का पहला ऐसा जिला बना है जहां पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया है। सीतामढ़ी का न्यूज देख लीजिए, तीन न्यूज है कि बिहार का 18वां नगर निगम सीतामढ़ी है। बिहार में जो 18वां नगर निगम बना है वो है सीतामढ़ी। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी। कोई पूछे कि माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है तो सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है, 251 मीटर का है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। रामायण प्रोजेक्ट में शामिल सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। रामायण प्रोजेक्ट में शामिल सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल, पर्यटन मंत्रालय का जो प्रसाद योजना है उसमें भी शामिल है। चलिए मधुबनी से देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है। जहाँ मेरा एग्ज़ाम दी गया है, चलते हैं हम एग्ज़ाम देने, आप लोग भी आइएगा अगर आप लोग को मधुबनी एग्ज़ाम हो तो। 18 जुलाई 2021 घटना याद रखिए, जयनगर
कुर्था, जयनगर कहाँ है? मधुबनी में। कुर्था कहाँ है? नेपाल में। के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई। तो नेपाल का कुर्था और जयनगर मधुबनी के बीच में पहली हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई। मछली उत्पादन में मधुबनी पहला स्थान, और ये जो ट्रेन चलाई गई थी 18 जुलाई 2021 को, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 जुलाई 2021। और मछली उत्पादन में मधुबनी अव्वल स्थान पे है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। और दूसरा स्थान पे कौन है दोस्तों? तो समस्तीपुर है। दूसरा स्थान पे समस्तीपुर, पहला स्थान मधुबनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पे है। सुपौल से देख लीजिए, बहुत सारा यहाँ न्यूज आया है। पहला न्यूज है कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना, जो कि 130 मेगावाट का है। कौन सा? बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में है। 130 मेगावाट का विद्युत का है। तैरता बिजली घर सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है। सुपौल में तैरता बिजली घर बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ दरभंगा में भी। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ 18 सितंबर 2020 को हुआ। तो कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ कब हुआ? 18 सितंबर 2020 को। यह दो जगहों सरायगढ़ और निर्मली को जोड़ता है। सरायगढ़ और निर्मली को जोड़ता है कोसी रेल महासेतु योजना, जो कि 18 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से? दो जगहों से, सरायगढ़ और निर्मली को जोड़ता है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। इसके पहले अररिया, गया। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा, तो इसके पहले अररिया और गया में। सफाई मॉडल सुपौल, अब यह मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा। सफाई मॉडल सुपौल, अब यह मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा। 7 निश्चय योजना प्रगति में प्रथम स्थान। 7 निश्चय योजना प्रगति में प्रथम स्थान। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। पहला कोसी सफारी जू सफारी राजगीर में। पहला कोसी सफारी सुपौल में बनाया जा रहा है, और ऐसे जू सफारी कहाँ है? तो राजगीर में। अररिया का आप रानीगंज याद रखिए, वो बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज, जो कि अररिया में है, वहाँ स्थापना किया जाएगा। अब किशनगंज का न्यूज देख लेते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे खराब जिला है। बाप रे बाप, किशनगंज क्या है? सबसे खराब जिला किस चीज़ में? तो नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक में 2021 वाला में। लोगों को शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा लोगों को शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा। पहला फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किशनगंज क्या बन गया है? तो पहला फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी बन गया है। अब अगला देखते हैं। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला जिला बन गया है सबौर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से। कौन सा विश्वविद्यालय के सहयोग से? तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम। सिवान क्या है? तो रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम, माने सिवान के लोग विदेश ज़्यादा जाते हैं रोजगार के मामले में। सारण से देख लीजिए, ये सारण वहाँ है छपरा। तो मढ़ौरा, सारण का एक मढ़ौरा जगह है, वहाँ गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित हुआ है। मढ़ौरा सारण में है, गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित हुआ है। सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी यहीं पे बना है, सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में। राजेंद्र सिंह ने बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा और समाप्त नालंदा में हुआ। राजेंद्र सिंह ने बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा और समाप्त नालंदा में हुआ। वैशाली से देख लीजिए क्या क्या न्यूज है। हाजीपुर में के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को क्या मिला? तो राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है दोस्तों।
मुजफ्फर और सॉरी बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय भी, जो कि केवल पत्थर से निर्मित होगा। क्या चीज़ से? केवल पत्थर से निर्मित होना है होगा, जो कि वैशाली में ही बनाए जा रहे हैं। बुद्ध सम्यक दर्शन जो कि केवल पत्थर से निर्मित होगा, जो कि वैशाली में ही बनाया जा रहा है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। दूसरा कहाँ है? तो खगड़िया। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। दूसरा है खगड़िया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 23 दिसंबर को कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 23 दिसंबर को कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। मुजफ्फरपुर में क्या होगा कि पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। इस पोर्टेबल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जैसे कोई आपदा प्रबंधन हुआ तो पोर्टेबल मतलब कि ऐसा चीज़ कि जिसको आप नष्ट हो जाए तो उसको उसके सारे सामान को खोल के आप कहीं दूसरी जगह पे आप बना सकते हैं। तो यही हो गया पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र। माने फिक्स नहीं होगा, जिसको आप समय के अनुसार उसको हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में प्रथम, जो आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में किया गया उसमें मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान आया है। दोस्तों हम लोग अब दरभंगा का न्यूज देखेंगे। दरभंगा में है क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। जो दरभंगा में एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेज़ी से चलने वाला बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया। मैंने पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेज़ी से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है। बिहार का दूसरा एम्स भी यही खोला जा रहा है। दूसरा एम्स कहाँ खोला जा रहा है? तो दरभंगा में ही। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का भी शुभारंभ दरभंगा में ही किया जा रहा है। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी भी यहीं शुरू किया जा रहा है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा में बनाया जा रहा है। तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापना किया जा रहा है? तो दरभंगा में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट भी दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो चुका है। तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगा व तालाब के नीचे मछली भी पालन होगा। ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तालाब के नीचे मछली मतलब तालाब के नीचे में और ऊपर में सौर ऊर्जा मतलब कि उत्पादन होगा। वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च हुआ है। WONDER वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च हुआ है और नीतीश कुमार द्वारा हुआ है ये लॉन्च। उद्देश्य क्या है? तो प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करना। प्रसव के दौरान क्या है? मृत्यु दर को कम करना। सहरसा में क्या हुआ है? तो राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट सहरसा में क्या है? तो पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट अगर कोई जिला पूछे तो बताइएगा सहरसा। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना, जिसमें बिहार में कुल अब टोटल 19 नगर निगम हो गए हैं। तो 19वां नगर निगम कौन बन गया है? तो सहरसा बन गया है। सहरसा 19वां नगर निगम बन गया है। और 89 नगर, अब बिहार में टोटल 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हो गए हैं। 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 149 नगर पंचायत हो गए हैं। एल्ट्राम मधेपुरा का न्यूज़ देख लीजिए। एल्ट्राम जो कि फ्रांस की कंपनी है। एल्ट्राम कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। उसका 100वां इंजन मधेपुरा में तैयार होगा। एल्ट्राम जो कि फ्रांस की कंपनी है का 100वां इंजन मधेपुरा में तैयार होगा। भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन भी यही बनेगा मधेपुरा में। भारत का पहला 1200 HP का इंजन भी बनेगा। पूर्णिया से देखिए कि बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। तो पूर्णिया से आपको याद हो गया, पूर्णिया में बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहां सभी पंचायतों में लाइब्रेरी खोला गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क यही बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क यही बनाया जाएगा। खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम है।
खाद्यान्न के वितरण मामले में ये पूर्णिया पहले स्थान पे है। राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा, राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा पूर्णिया में ही। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, कटिहार से न्यूज बता रहा हूँ। गोगाबिल पक्षी बिहार मनिहारी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना है। गोगाबिल पक्षी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना है। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड क्षमता 675 किलोवाट का है। गोगाबिल पक्षी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना है। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड क्षमता 675 किलोवाट का कटिहार में ही बनेगा। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कटिहार में, जो कि सामुदायिक रिजर्व बना है। बक्सर से देखिए 4 न्यूज। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर का स्थान पहला है। जल जीवन हरियाली में बक्सर का स्थान क्या है? तो पहला है दोस्तों। दूसरा न्यूज, विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सक भस्मक प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा? तो के विजय राघवन के द्वारा। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन बक्सर में हुआ है। किनके द्वारा? तो विजय राघवन के द्वारा। वर्तमान में कौन है विजय राघवन? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट, जो कि गेल के साथ समझौता हुआ है, खोला गया है। ब्रह्मपुर राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ खोला गया है? तो बक्सर में। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ खोला गया? तो बक्सर एवं कैमूर में। भारत का पहला चावल का शाइलो गोदाम कहाँ खोला गया? तो बक्सर एवं कैमूर में। तो भोजपुर देखते हैं, आरा का कहानी सुनते हैं। 15 मार्च 2021 डेट याद रखिएगा कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आरा से हुआ, भोजपुर आरा से। कब हुआ? तो 15 मार्च 2021 को। और किसके द्वारा हुआ? तो आर.के. सिंह द्वारा किया गया। भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टलरीज एंड बाटलर्स कंपनी में एशिया में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री एशिया में सबसे बड़ा है। भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री एशिया में सबसे बड़ा है। अगला न्यूज भोजपुर से ही। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव है। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव है। कहाँ? तो भोजपुर आरा में ही। पीएम आवास तथा मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान है। तो पीएम आवास तथा मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान कौन है? तो भोजपुर आरा। बेगूसराय का देख लीजिए क्वेश्चन, मतलब इसका क्या क्या न्यूज है। तो कावरताल पक्षी बिहार बेगूसराय से है। बेगूसराय में कावरताल पक्षी बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत का 39वां घोषित किया गया रामसर स्थल। कितने नंबर का घोषित किया गया? तो 39वां। ऐसे मैं बता दूं कि भारत में अभी तक 49 रामसर साइट लोकेट किए जा चुके हैं। फास्टेस्ट ट्यूब बछिया बेगूसराय में ही जन्मा है। अब देख लेते हैं भागलपुर से रिलेटेड न्यूज। देखिए भागलपुर का न्यूज क्या है कि नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है। कौन सा लैब खोला जा रहा है? तो नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चे के लिए नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है। कहलगांव आयरन एवं अभ्रक भंडार खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। कहलगांव आयरन एवं अभ्रक भंडार खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड में गुवारीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी की धार को मोड़ा जाएगा। भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड में गुवारीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी की धार को मोड़ा जाएगा। बिहार का पहला जैविक हाट भी भागलपुर में है।
कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय भी भागलपुर में है। उसका नाम क्या होगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा भागलपुर में, जिसका नाम होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। पीर 35 में 250 मेगावाट सोलर प्लांट खोले जाएंगे। पीर 35 में 250 मेगावाट सोलर प्लांट खोले जाएंगे। बिहार का द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कदवा दियारा भागलपुर में होगा। बिहार का द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कदवा दियारा भागलपुर में होगा। स्मार्ट सिटी कौन सा बनाया जा रहा है? तो पटना में, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। अब देख लेते हैं मुंगेर की कहानी। मुंगेर में क्या कह रहा है कि बिहार में गंगा के किनारे बसा सबसे अच्छा शहर कौन है? तो मुंगेर। बिहार में गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो मुंगेर। जमालपुर के रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया गया है। जमालपुर के रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया गया है। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में ही खोला जाएगा। पहला वानिकी कॉलेज और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ? तो मुंगेर में। गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन यानी कि कहाँ किया गया? तो मुंगेर में। कितना किलोमीटर का? तो 14.5 किलोमीटर का। कौन से हाईवे पे? तो 33B के हाईवे पे। मुंगेर में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। कितना किलोमीटर का? 14.5 किलोमीटर का। तो कौन से हाईवे पे? तो नेशनल हाईवे 33B पे। मुंगेर में बना बिहार का दूसरा रेल सुरंग, लंबाई 341 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, ऊंचाई 6.180 मीटर है। मुंगेर में बना बिहार का दूसरा रेल सुरंग। खगड़िया में देख लीजिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र रूप में बिहार में प्रथम। खगड़िया कौन से कार्यक्रम में? आकांक्षी जिला कार्यक्रम में समग्र रूप से बिहार में प्रथम। जून 2021 में तेलहर गाँव से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुआ है। जून 2021 में खगड़िया के तेलहर गाँव में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुआ। बांका जिला का देख लीजिए, मंदार महोत्सव, बौसी मेला, मंदार महोत्सव बांका में। हम बता दिए थे कि मंदार एक पर्वत है जो कि बांका में है। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। बांका में एक डैम है ओढ़नी, जो बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत, मैंने कहीं रहा था, को मारे अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने के, मोर अभ्यारण्य, मारे नहीं होगा, मोर अभ्यारण्य होगा। मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने के लिए पहल शुरू की गई। कैदियों के डिजिटल साक्षरता अभियान। जमुई के देख लीजिए, कलरव नामक बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव नागी नकटी में मनाया गया। कलरव नामक बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नागी नकटी में मनाया गया। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम केड़िया ग्राम में हुआ। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम केड़िया ग्राम में। स्वर्ण भंडार मिला है जमुई में ही। स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है दोस्तों? तो जमुई में ही। शेखपुरा का न्यूज है कि शेखपुरा बिहार का पहला ऐसा जिला बना जहां जमीन प्लांट से आधार नंबर जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान है शेखपुरा। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है? तो शेखपुरा का है। और शेखपुरा बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ जमीन प्लांट से आधार नंबर जोड़ा गया है। कैमूर का देख लीजिए 3 गो न्यूज। कैमूर जो कि भभुआ है कि पहाड़ियों पर महापाषाण के स्थल मिले हैं। महापाषाण काल के स्थल कहाँ से मिले हैं? तो कैमूर से। तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादन वाला क्षेत्र कौन है? तो कैमूर है। सबसे ज़्यादा वन आच्छादन वाला क्षेत्र कौन है? तो कैमूर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर में। रोहतास के बारे में देख लेते हैं। बिहार एथलीट मीट 2021 का विजेता रहा है। रोहतास में बिहार एथलेटिक मीट 2021 का विजेता रहा है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर
अवार्ड मिला है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क खोला गया। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में खोला गया है। औरंगाबाद से देख लीजिए दो न्यूज, एक दीदी का रसोई योजना औरंगाबाद में, एक उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज किया गया। उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज औरंगाबाद में और दीदी की रसोई योजना भी औरंगाबाद में। जहानाबाद में 7 निश्चय योजना का सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु जहानाबाद को पहला स्थान दिया गया है। 7 निश्चय योजना जो चल रहा है उसका सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु जहानाबाद को पहला स्थान दिया गया है। और 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद बन गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद। सबसे कम वनाच्छादन जहानाबाद। सबसे कम वनाच्छादन कहाँ हुआ? तो जहानाबाद हुआ। नवादा देख लीजिए, नवादा से क्या क्या न्यूज है। तो बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया। नवादा में बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा को घोषित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने का प्रथम स्थान पाया है। कौन पाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने का प्रथम स्थान नवादा पाया है। कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा देश का पहला जिला नवादा बन गया है। कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा देश का पहला जिला कौन बन गया? नवादा। गया का कहानी देख लीजिए, अमृतसर दिल्ली, गया में अमृतसर दिल्ली काकेर कोलकाता, एक कोलकाता होगा, औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। अमृतसर दिल्ली कलकत्ता, अमृतसर दिल्ली कलकत्ता औद्योगिक एक गलियारा बन रहा है जिसमें गया को जोड़ा गया है। बौद्ध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। अगला न्यूज, पहला बम्बू गार्डन भी बोध गया में ही बनाया जा रहा है। पहला बम्बू गार्डन बोध गया में। सौभाग्य योजना में बेस्ट जिला, सौभाग्य योजना में बेस्ट जिला गया को। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया। सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग गया में ही, सबसे अधिक किशोर भी है बुजुर्ग भी गया में। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान गया ही है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क डोभी खोला जा रहा है गया में ही। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क डोभी खोला जा रहा है गया में ही। राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पे खोला जा रहा है गया में ही। राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पे खोला जा रहा है गया में ही। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया। बिहार का पहला नगर वन ब्रह्मायोनी पहाड़ी कहाँ है? गया में। बिहार का पहला नगर वन ब्रह्मायोनी पहाड़ी कहाँ है? गया में। अब नालंदा, जहाँ से कि मैं हूँ, देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या न्यूज़ है। पहला न्यूज़ तो यही हो गया कि छठा धम्म सम्मेलन हुआ है जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया है। पहला हो गया। दूसरा, नेचर सफारी रोपवे देश का सबसे आधुनिक जू सफारी हो गया है। नेचर सफारी रोपवे देश का सबसे आधुनिक जू सफारी हो गया है। राजगीर के जू सफारी में राज्य का पहला पशु व्याख्यान केंद्र बनाया गया है। राजगीर के जू सफारी में राज्य का पहला पशु व्याख्यान केंद्र बनाया गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत का 6वां खेल विश्वविद्यालय, भारत का ये 6वां खेल विश्वविद्यालय है और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो कि राजगीर में स्थापित किया जाएगा। हरित शहर राजगीर बोध गया में, जहाँ की राजगीर और बोध गया में हरित शहर बनाया जा रहा है जहाँ की 24/7 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आएगा। भागन बिगहा बिहार शरीफ के पास है। भागन बिगहा में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। भागन बिगहा जो कि बिहार शरीफ में है में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। दूसरा सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील पे बनाया जा रहा है। दूसरे सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोर झील में बनाया जा रहा है। सरमेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई है। जो सरमेरा प्रखंड है वहाँ के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई है। ERAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला है नालंदा। IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो नालंदा।
अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आयुर्वेद महापर्व 2021 नालंदा 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हुआ। नालंदा के रहुई प्रखंड में बिहार का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा। दूसरा सरकारी डेंटल बिहार का कहाँ खुलेगा? तो नालंदा के रहुई प्रखंड में। अब सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट पटना का न्यूज़ देख लेते हैं, बहुत सारे हैं। पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया। उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा हुआ। पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया। उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा हुआ। महावीर कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ है। महावीर कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ है। फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपो भी खोला जा रहा है। फतुहा में देखिए बहुत सारा चीज़ हो रहा है। सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल और फिर फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है। IGIMS में बना बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। IGIMS पटना बिहार के पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चा जन्म लेगा। पटना का न्यूज़ देख लीजिए फिर से। भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बनाया गया है। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बनाया गया। पटना में तैरता CNG स्टेशन भी है। पटना में तैरता CNG स्टेशन भी है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है पटना हाई कोर्ट। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार का पहला है, बनाया जा रहा है पटना में ही। इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में ही बनाया गया। दूसरा भागलपुर, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल राजेंद्र पुल जो कि बिहार का पहला है, मोकामा में स्थित है। कुकड़ी बिगहा पटना देश का पहला पोषण गांव है। देश का पहला पोषण गांव कौन बन गया है? कुकड़ी बिगहा, जो कि कहाँ है? पटना में। तो पटना में देश का पहला बापू टावर जो कि 120 फीट का है, गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है। तो बापू टावर पटना में बनाया जा रहा है, जो कि 120 फीट का है, गर्दनी बाग में। देश का पहला शिल्प म्यूजियम पहला खादी, देखिए देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है? तो पटना में। खादी मॉल कहाँ खोला जा रहा है? पटना में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी कहाँ किया जा रहा है? पटना में। तो देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में, पहला खादी मॉल पटना में, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी पटना में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र भी पटना में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र भी पटना में ही खोला जा रहा है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी भी पटना में, पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन भी पटना में। तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत भी पटना से ही हुआ है। तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत भी पटना से हुआ है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। NIT पटना में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रहा है। उत्तर बिहार की पहली बायोडीजल रिफाइनरी खोला जा रहा है। IMA के 96वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में हुआ है। उद्घाटन कौन किए हैं? तो नीतीश कुमार किए हैं। और IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। तो इस तरीके से आपको ये योजना वगैरह ख़त्म हो गया। तो अब आपको दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोग को करंट अफेयर्स सारे ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग तब तक से विदा लेता हूँ, तब तक ये वाला पार्ट देखिए और बहुत ही जल्द CME का सारा हम मटेरियल ख़त्म कर देंगे। अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई करें और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो हो रहा है सब सही ही हो रहा है। चलिए बाय बाय।